नमस्कार। आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जिस समय संगत का ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है उससे कुछ घंटों पूर्व या कहूँ एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक ऐसी घटना घटी जिसके लिए शब्द नहीं हैं। नृशंस, भयावह। बहुत कुछ है जो डराने वाला है, बहुत कुछ है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, उठने चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, हम सब उनके साथ खड़े हैं, देश उनके साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं। सोचा था ये एपिसोड टाल दूंगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन आज जिन शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ, एक बार पहले भी उनके साथ एपिसोड शूट होना था और वो टल गया था। ये बात आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले की है। योग बना, उनको दिल्ली इसी शूट के लिए हमने बुलाया, फिर लगा इतनी दूर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, टालना ठीक नहीं होगा। तय हुआ कि शूट अपने नियत समय पर करेंगे। जिस समय ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ दिनों पहले एक और घटना इस देश में घटती है। देश के एक बड़े निर्देशक, अभिनेता एक बयान देते हैं जाति को लेकर। इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि आज मैं जिस आलोचक के साथ आज मैं बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने जाति को केंद्र में रखकर काफ़ी सारी चीज़ों पर, उपन्यासों पर, कथाओं पर बात की है। इसलिए भी उनसे बात करना ज़रूरी है। ओबीसी विमर्श को लेकर उन्होंने बात की है। उनकी पैदाइश जौनपुर के इलाके में होती है। पिता का तबादला होता है, इसलिए पहले ही साल में वहाँ से लखनऊ आ जाते हैं। औपचारिक पढ़ाई हिंदी साहित्य की नहीं की, लेकिन प्रेमचंद से एक तरीके से उन ऐसे वाबस्ता हुए कि उन्हीं की कथाओं की आलोचना करते करते वो प्रेमचंद के विशेषज्ञ माने जाने लगे। एक और शख्स हुए जिनका निधन पिछले दिनों हुआ, कमल किशोर गोयनका जी। वो भी प्रेमचंद के विशेषज्ञ, प्रेमचंद की कथाओं के, उनके साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। हालांकि जिनसे आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम है वीरेंद्र यादव। उनका और कमल किशोर गोयनका जी के आपस में बहुत सारी असहमतियां हैं, जिस पर हम आज बात भी करेंगे। एकमात्र ऐसे आलोचक हैं जिन्हें देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो मिला वो किसी पुस्तक पर नहीं मिला, आलोचना की किताब पर नहीं मिला, एक लेख पर मिला। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक लेख पर देवी शंकर अवस्थी सम्मान उन्हें दिया गया। उनका वास्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी रहा, उनका वास्ता प्रगतिशील लेखक संघ से भी है। उसे लेकर बहुत सारे विवाद हैं और वो समय समय पर प्रगतिशील लेखक संघ पर इस तरह से भी सवाल उठाते हैं कि कई बार लगता है कि क्या ये वीरेंद्र यादव ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे हिंदी साहित्य की कथाओं के बारे में, जानेंगे हिंदी साहित्य के ऐसे विवादों के बारे में जिन्हें वो बोलते हैं विवाद नहीं, हस्तक्षेप। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी संगत में आपका। 1.5 साल पहले, मेरे ख्याल से 1 साल पहले लखनऊ जब मैं आया था, जब बाकी सबके इंटरव्यू हो रहे थे, तब सोचा था कि आपसे बातचीत होगी, लेकिन उस समय नहीं हो पाई। और आज हम लोग बैठे हैं। आज भी ऐसा योग बन रहा था कि टल जाएगा। हाँ, जो स्थिति, हाँ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ पर, इसलिए। लेकिन बहुत शोकमग्न है वातावरण। हाँ, हाँ, इस वजह से भी वो था। लेकिन ठीक है, आप इतनी दूर से आए हैं तो बातचीत होनी चाहिए। जी। क्यों विवाद नहीं, हस्तक्षेप? विवाद तो विवाद है। इसीलिए देखिए, मेरी पुस्तक का शीर्षक विवाद नहीं हस्तक्षेप है। हाँ। तो दरअसल जो चीज़ें लगती हैं ऊपर से ये विवाद हैं, मैं विवाद के लिए विवाद नहीं करता, स्थितियों में हस्तक्षेप करता हूँ अपने मूल्यों के लिए और परिवर्तनकामी समाज के लिए। और अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो रही हैं, कुछ ऐसी बहसें हो रही हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ऊपर से लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप विवादों में क्यों फंसते हैं, लेकिन मैं विवादों में नहीं फंसता हूँ। और दूसरा देखिए, विवाद से भागने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन विवाद स्वस्थ हो और विवाद जो है सचमुच सार्थक हो। लेकिन अगर निरर्थक विवाद हो, विवाद के लिए विवाद हो, तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। इसीलिए बहुत से ऐसे लेख मेरे हैं
जिन्हें कि विवाद समझा गया, लेकिन वास्तव में विवाद है नहीं। कोई भी विवाद जो होगा वो हस्तक्षेप ही तो होगा, निरर्थक कहाँ होगा। अगर किसी बात में अगर आप हस्तक्षेप कर दे रहे हैं और आप फिर उससे निरर्थक विवाद का नाम दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का हस्तक्षेप ही तो हुआ, नहीं? हाँ, देखिए, नामवर सिंह जी की एक पुस्तक का नाम है वाद विवाद संवाद। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ वाद भी है, विवाद भी है, संवाद में है, लेकिन अंतिम पद हाँ, संवाद है। संवाद। तो मेरा अंतिम पद हस्तक्षेप है, तो वह विवाद के रास्ते हम हस्तक्षेप तक पहुँचते हैं। इसे ही थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहा गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसी तरह से लेना चाहिए। जगह बची है संवाद की? संवाद की संभावना हमेशा बचा करके रखनी चाहिए, लेकिन आज का जो वातावरण है वहाँ पर विवाद भी नहीं हो रहे हैं, संवाद भी नहीं हो रहे हैं, एकालाप हो रहे हैं। तो ये एकालाप का समय है और बहुत कठिन समय है। इस कठिन समय में संवाद को बचाना और विवाद के रास्ते संवाद तक जाना या हस्तक्षेप तक जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन संवाद को बचा करके रखना चाहिए, बावजूद इसके कि चाहे जितनी दुश्वारियाँ हों। ठीक है, लेकिन संवाद बचेगा कैसे, किसके माध्यम से बचेगा? सवाल ये भी है ना, क्योंकि आप जिसके माध्यम से संवाद बचाना चाहते हैं वो माध्यम ही संवाद नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि अब श्रव्य माध्यम हो, दृश्य माध्यम हो या पत्रिकाओं की स्थिति हो, भाई पहले तो ये है कि भाई बहुत अच्छे अच्छे विवाद, बहुत अच्छे अच्छे संवाद पत्रिकाओं के पटल पर हुए, कुछ समाचार पत्रों के भी पटल पर हुए हैं। आज वो जगहें बची नहीं हैं। तो जगहें न बची होने के बावजूद अच्छा, दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है वो इतना कोलाहल भरा है कि वहाँ पर एकालाप ही होता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई टिप्पणी कर सकता है कि उसका कोई आधार भी ना हो। तो वो दिक्कत तो है और संवाद की जगहें कम हो रही हैं और संवाद कैसे हो, लेकिन फिर भी संवाद तो होते रहना चाहिए। आज हम आप जैसे ये संवाद कर रहे हैं, ये भी एक संवाद है। फिर ऐसा क्यों है कि एक ही मंच पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग अगर बैठना चाहें तो एक बहुत बड़ा तबका, खासतौर पर प्रगतिशील लेखक संघ, उसका विरोध करता है? नहीं, इसको इतने सरलीकृत तरीके से नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम लोग एक साथ एक मंच पर बैठते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं। अब देखिए, हंस के वार्षिक कार्यक्रम का मंच आपको याद होगा, उसमें जो है विपरीत विचारधाराओं के लोग बैठते हैं और स्वस्थ वैचारिक बहसें होती हैं। दो ध्रुव पर होने के बावजूद वहाँ बहसें होती हैं। लेकिन अगर कोई मंच ऐसा है, घोषित रूप से मंच जो है जो सत्ता परस्त है, सत्ता के मूल्यों को पोषित करने वाला है, तो उस मंच पर जाकर के संवाद करना वो एक समस्या मूलक है। नहीं है, मान लीजिए दूसरे पक्ष की ओर से दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आपके पास जवाब देने की कोई स्थिति नहीं है, तो क्यों नहीं बैठा जाएगा? मैं इसको ऐसे समझता हूँ, आप ही की किताब विवाद नहीं हस्तक्षेप के पृष्ठ नंबर 289 पर आपने लिखा, साहित्यिक बहसों से प्रगतिशील आंदोलन के विमुख होने का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि हम प्रगतिशील वैचारिकी के विरुद्ध किए जाने वाले उन दुष्प्रचारों का भी जवाब न दे पाए जो निहायत ही सुनियोजित और शरारतपूर्ण थे। तो अगर जवाब ही नहीं दे पाएंगे, बैठेंगे ही नहीं, आप विमुख हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या? नहीं, मंच तो जनतांत्रिक हो। हाँ। जहाँ हमें जवाब देना है वो मंच जनतांत्रिक हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मंच होते हैं कि जो कि मतलब वहाँ पर जाकर के संवाद करने का अर्थ होता है कि हम उस मंच को ही वैधता प्रदान कर रहे हैं। ये कठिनाई ये है कि किस मंच पर जाकर के हम संवाद करें, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मंच जो है अपनी वैधता के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। बात अगर ज़्यादा खुल के कहें कि इस समय जैसे लिट फेस्ट है, हाँ, आप उसका विरोध करते हैं। हाँ, तो बहुत से सब वहाँ पर वो ऐसे होते हैं। तो अब लिट फेस्ट को लेकर के सवाल उसके पीछे, यानी कि जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, और बहुत तरह के उसमें जो है हित हैं उसमें, और हमको ये पता है कि किन शक्तियों द्वारा, किन सत्ता संरचनाओं के द्वारा ये वित्त पोषित हैं। तो वहाँ पर अगर हम जाकर के संवाद करते हैं तो कई बार जो है वो हमारा, मैं समझता हूँ कि वो उससे उनको वैधता मिलती है कि हम ना एक जनतांत्रिक मंच हैं, और हमारे जनतांत्रिक मंच पर देखिए अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। जबकि सच ये है कि अंतिम परिणतियों पर में ऐसे जो मंच हैं, ऐसे जो हैं,
वो हमारा इस्तेमाल करते हैं अपनी जनतांत्रिकता, जबकि जनतांत्रिक है नहीं। हमें कोई किसी तरह का गुरेज नहीं है किसी भी जनतांत्रिक मंच पर जाने के। अगर लेकिन वो मंच जनतांत्रिक हो, मैंने नाम लिया ही, जैसे हंस का मंच है, एक जनतांत्रिक मंच है, उस पर जो है विपरीत विचारधारा के लोग संवाद करते हैं, दो ध्रुवों पर भी संवाद करते हैं। तो इस तरह के संवाद का तो स्वागत है। अगर लेखक संघ का कोई व्यक्ति ऐसे मंच पर जाता है और आप उसका बॉयकॉट करते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप जनतांत्रिक हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये इसको इस तरह से न लेकर के, अब देखिए कुछ मंचों के बारे में, जैसे लेखक संघ ने मान लीजिए निर्णय लिया है कि ऐसे मंच जो हैं, जो कि सत्ता द्वारा पोषित हैं और सत्ता द्वारा संचालित हैं, ऐसे मंचों पर हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी या ऐसे लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यह भी हमारा एक विरोध है, विरोध का एक हमारा पक्ष है। तो हम उस पक्ष के द्वारा जो है मतलब अपना विरोध दर्ज करते हैं। और फिर वही बात आती है कि ऐसे मंचों पर जा करके किसी संगठन का, प्रगतिशील लेखक संघ हो या दूसरा कोई लेखक संगठन हो, उसके लोग अगर वहाँ जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो वो इस्तेमाल होते हैं। अपनी बात कहने का एक आवरण तो होता है कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात जो है उस मंच पर कह रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपनी ही बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात का सहारा लेकर के वो मंच अपनी जनतांत्रिकता को वैधता प्रदान कर रहे हैं, जो कि है नहीं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो मैंने कहा, एक वो भी तो है कि आप अगर किसी को रोक रहे हैं तो आप भी तो एक तरीके की तानाशाही ही उसके ऊपर लाद रहे हैं। नहीं, ये तानाशाही नहीं। देखिए इस कोई भी संगठन अगर इस तरह का निर्णय लेता है तो एक सामूहिकता में लेता है। वो किसी व्यक्ति का निर्णय है, उसके सारे पक्षों पर विचार करके, सोच करके कि और अंजुम जी देखिए परिस्थितियाँ होती हैं, समझ गए, जो आज का समय है, आज का जो समाज है, उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आपके हाथ में जो मेरी किताब है, इसी में रायपुर प्रकरण पर भी लेख है। 2011 में हुआ था रायपुर प्रकरण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो सरकारी उत्सव, साहित्यिक उत्सव किया गया था, मुक्तिबोध के नाम पर किया गया था। कई लेखक, अच्छे लेखक वहाँ शामिल हुए थे, उसको लेकर एक बहस हुई थी। क्या एक जो है राजनीतिक पार्टी जो कि सत्ता में है वहाँ पर है, और जाहिर है घोषित रूप से जो है जो सत्ता संरचना है, हम उससे असहमत हैं उस सत्ता संरचना से, तो क्या हम उसके मंच पर जा करके, और वो अपना उत्सव मना रहा है, अपना जश्न मना रहा है, उस अवसर पर एक साहित्य का उत्सव भी कर रहा है, मुक्तिबोध के नाम पर कर रहा है, तो वो बहस हुई वहाँ पर। एक बात बताइए वीरेंद्र जी, आपने कहा कि जो पार्टी सत्ता में है और आप उसके विरोधी हैं एक तरीके से, तो उनके साथ अगर आप मंच पर जा रहे हैं तो एक तरीके से सत्ता की विचारधारा जो पोषित कर रही है, आप उसी को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से, है ना? महज सत्ता नहीं, अंजुम जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, महज सत्ता नहीं। हाँ। एक अगर जो सांप्रदायिक सत्ता है, हिंदुत्ववादी सत्ता है, और जो एक राजनीतिक रूप से हम जिसे जनतांत्रिक नहीं मानते हैं, अगर वो सत्ता के केंद्र में है तो उसकी बात है। लेकिन अगर कोई नेता हो जिसे आप जनतांत्रिक मानते हैं, तब जाना चाहिए क्या? रचनाकार को नेताओं की नज़दीकी होनी चाहिए, रचनाकार और नेताओं के बीच में? नहीं, देखिए अब इसको तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। हाँ। बहुत बड़े राजनेता थे और वो एकदम बहुत बड़े बौद्धिक थे। उनका बुद्धिजीवी से संवाद था। जन और मैनकाइंड पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं। उन जन और मैनकाइंड पत्रिकाओं में जो है डॉक्टर लोहिया उसके जिसे सर्वे सर्वा थे, लेकिन उसमें लेखकों के लेख छपते थे, हस्तक्षेप, और जो काफ़ी हाउस का पूरा आंदोलन है वो डॉक्टर लोहिया ही नहीं। अब सवाल ये है, डॉक्टर लोहिया सरीखा अगर जो है कोई राजनेता है तो उसके साथ संवाद करने में, उसके साथ बैठने में, या कोई ऐसा राजनेता मान लीजिए कि जो एक बौद्धिक है और उसकी राजनेता की छवि जो है पीछे है, उसकी बौद्धिक छवि जो है हमारे सामने है, तो उससे संवाद करने में क्या दिक्कत हो सकती है? अगर शशि थरूर के साथ संवाद करना है तो हमें क्या दिक्कत होगी? तो होनी चाहिए। नहीं, इसे मैं इस रूप में भी देख रहा हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी, जो ये आपका लेख है पार्टनर तुम्हारे पॉलिटिक्स क्या है, जिसमें आप नरेश जी के ऊपर बात कर रहे हैं, वहाँ तो आप उनका विरोध एक तरीके से आपने किया और तमाम ऐसे लोगों का विरोध किया जो कि इस तरफ चले जाते हैं, या फिर मान लीजिए उदय प्रकाश हैं, या मान लीजिए कोई और भी हैं, आपने उन सब का विरोध किया। लेकिन पिछले दिनों आप ही एक ऐसे मंच पर बैठे जहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक
DU के पूर्व प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी किताब का लोकार्पण था, आपका बाकायदा पोस्टर देखा गया उस पे। क्या ये सब यादव होने के कारण किया गया कि आप उस मंच पर चले गए? अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। सवाल ये है कि अगर किसी एक बुद्धिजीवी का, किसी एक बौद्धिक का की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का लोकार्पण किया गया और उस पुस्तक में और बहुत से लोग थे, बहुत से बौद्धिक थे, प्रोफेसर रमेश दीक्षित थे और मैं भी था, तो और भी कई लोग थे। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव भी थे उसमें। हाँ, तो अखिलेश यादव भी थे, तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? मतलब अखिलेश यादव भी थे, तब तो फिर दिक्कत वाली बात, उदय प्रकाश अगर योगी आदित्यनाथ के साथ मंच शेयर कर, तब भी नहीं दिक्कत है वहाँ पर। या रमन सिंह के साथ नरेश सक्सेना मंच शेयर कर रहे हैं? हाँ। वो मैं बता रहा हूँ, दिक्कत अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं है और योगी आदित्यनाथ के साथ क्यों दिक्कत है? क्योंकि अखिलेश का जो पक्ष है, मतलब जो उनकी राजनीति है, वो राजनीति जो है एक सांप्रदायिकता के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है, परिवर्तनकामी विचार के हैं, समाजवादी विचारधारा है। तो इस तरह के विचारों का मान लीजिए कि कल को प्रकाश कारात हो किसी मंच पर है, तो हम जाएंगे प्रकाश कारात के साथ संवाद करेंगे। देखिए ऐसा है अंजुम जी, जो हमारा एक नज़रिया है, प्रतिबद्ध प्रगतिशील नज़रिया, अगर हमारे प्रतिबद्ध प्रगतिशील नज़रिए का कोई विरोधी नहीं है राजनेता, तो उससे संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं। भले ही वो उससे आगे ना बढ़ा रहा हो, भले ही वो खुद प्रगतिशील ना हो, लेकिन विरोधी ना हो तो आप बैठ जाएंगे? नहीं, ये तो बाल की खाल निकालना है। देखिए नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बाल की खाल निकाल, भले ही वो विरोधी ना हो, प्रगतिशील हो। आप ही ने बोला कि अगर वो विरोध नहीं कर रहा है हमारी प्रगतिशील नजरिए का, अगर वो अपने मूल्यों में, हाँ, यानी कि उसके राजनीतिक मूल्य, उसकी राजनीतिक पक्षधरता, यानी जैसे आपने जिस राजनेता का नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया, वो समाजवादी मूल्यों की राजनीति करते हैं, तो समाजवादी मूल्यों की राजनीति, जनतांत्रिक मूल्यों की राजनीति, और उसका जो एक पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के विरोध में वो संगठन खड़ा हुआ था और उसने बाबरी मस्जिद को बचाने का पूरा प्रयास किया। तो देश की जो साझी संस्कृति है, जो मिलजुल की संस्कृति है, उसको बचाने का काम अगर वो दल कर रहा है, वो दल हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या दूसरे इस तरह के दल हो, ऐसे दल जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए प्रतिश्रुत हैं, ऐसे मंचों पर जाने में मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जाता हूँ, जाऊँगा। ठीक है, यानी एक लेखक और राजनेता की नज़दीकी हो सकती है, इसमें कोई समस्या है नहीं? नहीं, समस्या तो है इसमें कि किस तरह के राजनेता के। हाँ, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति के नेता के साथ नज़दीकी हमारी नहीं होगी, उसके साथ हमारा दुराव होगा और हम उस जिस तरह की। क्या पुरस्कृत होना चाहिए नेताओं द्वारा या पार्टियों द्वारा या सत्ता द्वारा लेखकों को? देखिए, नेताओं द्वारा सत्ता, अब फिर वही है कि मैं जनरल बात पूछ रहा हूँ। जनरल बात ही बता रहा हूँ कि सत्ता संरचना का स्वरूप क्या है। अब सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो वो देता था, स्वायत्त संस्थान है, वो सम्मान देता था, पुरस्कार देता था। अखिलेश यादव के समय में भी वो पुरस्कार दिए गए। तो सवाल ही अगर कोई स्वायत्त संस्थान ऐसे, और उन दिनों अगर वो सरकार जो है एक समाजवादी सरकार है, जनतांत्रिक सरकार है, वामपंथी मूल्यों की सरकार है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए दिक्कत, अब आपने जो बात कही है, मैं बात बता दूं आपको कि एक ऐसा अवसर आया था कि लखनऊ की एक अम्बेडकर महासभा थी। उस अम्बेडकर महासभा ने तय किया कि मुझको वो अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित करेगी। ठीक है। उन्होंने ये घोषणा की, उन्होंने मुझे बताया कि इस वर्ष आपको अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनको शुक्रिया किया, धन्यवाद किया, लेकिन मैंने तुरंत उससे पूछा, उन दिनों अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो हमने पूछा कि मुझे सम्मानित कौन करेगा? वो स्वायत्त संस्था है अम्बेडकर महासभा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राम नायक जी करेंगे। तो भाजपा के थे राम नायक जी, राज्यपाल थे, और वो अपने आप को यह भी कहते थे कि मैं सबसे पहले स्वयंसेवक हूँ, राज्यपाल बाद में हूँ। ये घोषणा लगातार राम नायक जी करते थे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई ऐसे राज्यपाल के हाथों में पुरस्कार नहीं लूँगा। क्योंकि राज्यपाल होते हैं, हो जाने। हाँ, लेकिन अपनी उस संवैधानिक भूमिका का निर्वहन में वहाँ नहीं जा रहे थे। वो एक स्वायत्त संस्था थी। भाई अगर मान लीजिए कि राज्यपाल है और किसी को शपथ दिला रहा है, तो वो उसकी एक संवैधानिक भूमिका है। वो संवैधानिक भूमिका नहीं थी,
वो संस्था चाहती तो किसी के द्वारा दिलवा सकती थी, स्वयं दे सकती थी। मैंने उनसे, उनके अध्यक्ष से कहा कि भाई आप दे दें वो अम्बेडकर का सम्मान, मैं खुशी खुशी ले लूँगा। लेकिन एक घोषित ऐसा राज्यपाल जो कि स्वयं को कहता है मैं पहले स्वयं सेवक हूँ, बाद में राज्यपाल हूँ, तो मैंने मना कर दिया। तो इससे एक फ़र्क किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्यपाल या कोई भी नेता, या अब सवाल ये है कि भाई कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि लोग मना करते हैं कि भाई हम उस फ्रेम में नहीं रहना चाहते जिस फ्रेम में एक राजनेता है, एक सांप्रदायिक राजनेता। या अक्षय मुकुल का मैं नाम लूँ, अक्षय मुकुल ने गोयनका सम्मान में वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं जो एक फ्रेम में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि थे उसमें हमारे शीर्ष राजनेता थे वहाँ पर। तो ये एक लेखक का अपना निर्णय होता है। और अभी थोड़े दिन पहले समाजशास्त्री, 1 महीने पहले समाजशास्त्री आदित्य निगम ने पटना के उस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया जिसमें कि भाजपा के मंत्री मंच पर थे। उन्होंने कहा हमारा निर्णय है, मैं उस मंच पर भाजपा के मंत्री के साथ उस मंच को शेयर नहीं कर सकता। तो ये अपना अपना निर्णय है। देखिए इसमें अगर कोई ठीक है, नहीं व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब वो व्यक्तिगत निर्णय एक पार्टी पर तो लागू होता है, दूसरे पर लागू नहीं होता। लेकिन आपने जो बात कही वो विचार के आधार पर होता है, वो ठीक है अपनी अपनी जगह पर। जो आपके मूल्य हैं, अगर उस मूल्य का कोई निर्वहन कर रहा है तो आप शामिल होंगे, जो उसका विरोध कर रहा है तो नहीं। अंजुम जी, हम राजनीति के विरोधी नहीं हैं। हाँ, राजनीति ही समाज में परिवर्तन कामी भूमिका का निर्वहन करती है। बिल्कुल करती है। तो हम राजनीति के पक्षधर हैं। लेकिन किस तरह की राजनीति? सवाल यह है कि यथास्थितिवाद की राजनीति, पुरातन पंथ की राजनीति। तो जो पुरातन पंथ की राजनीति है, जो यथास्थितिवाद की राजनीति है, हम उसके विरोध में, हम राजनीति के विरोध में नहीं हैं। तो इसको ये सपाट बयानी नहीं की जानी चाहिए कि जो है कि हम किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, हम किसी राजनीति से नहीं जुड़ेंगे। हम अराजनीति के दर्शन को मानने वाले नहीं हैं। हम राजनीति के साथ हैं, परिवर्तनकामी राजनीति के साथ हैं। जितनी अभी बातचीत हुई हमारी, क्या इसी फ्रेम में सेट करके आप साहित्य को भी देखते हैं, इसी फ्रेम से देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि अगर अवचेतन में ये सारी चीज़ें हैं और कॉन्शियसली भी हैं, ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो जब आप साहित्य पढ़ते होंगे तो जाहिर सी बात है अपने इस नज़र को तो वहाँ से ओझल नहीं ही होने देते होंगे और आपका ये पक्ष आड़े आता ही होगा, या इसी के माध्यम से आप साहित्य पढ़ते भी होंगे। अंजुम जी, आप प्रेमचंद का उदाहरण एक जानते हैं। साहित्य राजनीति को मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है प्रेमचंद साहित्य और राजनीति के संबंधों को अलगा नहीं रहे थे, साहित्य राजनीति के संबंधों को बता रहे थे। तो सवाल ये है कि हम जब साहित्यिक कर्म करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो हमारे सामने समाज की एक परिकल्पना होती है। प्रेमचंद के सामने भी थी। प्रेमचंद जो है स्वाधीनता आंदोलन के लेखक थे, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे। उस समय गांधी की नेतृत्वकारी भूमिका थी और गांधी के आह्वान पर उन्होंने जो है सरकारी नौकरी छोड़ दी थी 1921 में। तो वो एक जो है एक लेखकी कर्म भी कर रहे थे, राजनीतिक कर्म भी कर रहे थे, एक सक्रिय बौद्धिक की भी भूमिका निर्वाह कर रहे थे। तो हर समय में ऐसा होता है। अब फिर मैं आपको याद दिला दूं कि भाई थोड़े ही समय की तो बात है कि वर्ष 2015 में लेखकों ने पुरस्कार वापसी का निर्णय लिया था। वो पुरस्कार वापसी का निर्णय क्यों लिया था? पुरस्कार वापसी का निर्णय इसलिए लिया था कि एक लेखक की हत्या जो है कुछ ऐसी शक्तियों द्वारा की गई थी जो असहिष्णु शक्तियाँ थीं, जो वैचारिक स्वाधीनता के पक्ष में नहीं थी, अभिव्यक्त के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने एक बुद्धिजीवी की हत्या की थी। वो उस बुद्धिजीवी को साहित्य अकेडमी सम्मान मिला हुआ था। साहित्य अकेडमी से निवेदन किया गया कि भाई आप शोक प्रस्ताव पारित कीजिए, उन्होंने नहीं किया। तो देश भर के लेखकों ने एक उस पर मेरी बात विश्वनाथ प्रसाद तिवारी उस समय अध्यक्ष थे, बकायदा बहुत लंबी बातचीत हुई कि क्यों दरवाजा गेट बंद किया गया, ऊपर नहीं आने दिया गया वगैरह। उसमें था, शामिल था, मैं था वहाँ पर, उसमें था। तो अब सवाल ये है कि अब लेखकों की पुरस्कार वापसी को कुछ ने कहा भाई ये तो राजनीति है। लोकसभा में भी ये अनुगूंज रही और किन लोगों ने इसका विरोध किया, उसको अवार्ड वापसी की। तो अवार्ड वापसी एक लेख की भूमिका का हिस्सा था, एक प्रतिरोध था। तो ऐसे प्रतिरोध हम करेंगे, हम हमेशा करते रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि लेखक को बहुत से ऐसे मौके आते हैं जबकि हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वहन उसे करना चाहिए और वो करता है। ठीक। इसी चूँकि आपने अभी प्रेमचंद का जिक्र किया, यहाँ पर यहीं से एक बात शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बीच आपने गांधी का भी जिक्र किया। जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे और ख़ास तौर पर वो जो उनका अंतिम समय था, उसी 5-6 साल पहले की आसपास की हम बात मैं करूँगा, जहाँ पूना पैक्ट और तमाम चीज़ें हो रही थी। यानी साहित्य में प्रेमचंद सक्रिय थे और उनके समकालीन और भी लोग सक्रिय थे। जिस समय प्रेमचंद सक्रिय थे उसी समय पर राजनीति में गांधी और अंबेडकर भी सक्रिय थे। आपने बाकायदा उस समय के हंस का अध्ययन इस दृष्टि से किया कि गांधी, अंबेडकर और प्रेमचंद के बीच किस तरह के संवाद हो रहे थे। प्रेमचंद का पक्ष किस तरफ अधिक था, गांधी या अंबेडकर, क्योंकि आपने हंस का अध्ययन इस दृष्टि से किया है। देखिए, जिस आपने पूना पैक्ट का जिक्र किया, अंबेडकर और गांधी के बीच में गांधी ने भूख हड़ताल की थी और वो पूना पैक्ट हुआ था। और प्रेमचंद उस समय हंस पत्रिका निकाल रहे थे। हंस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्रेमचंद ने अंबेडकर का पूरा चित्र छापित था, यानी आवरण पर, और वो पहली बार था हिंदी की किसी पत्रिका में अंबेडकर का आवरण पर पूरा चित्र छपे और उसमें नीचे महामानव इस तरह की कुछ इबारत भी उन्होंने लिखी थी। तो प्रेमचंद का झुकाव किस तरफ था, खाली इससे नहीं तय होगा कि उन्होंने हंस में एक उनका चित्र छाप दिया। ठीक बात है। सवाल यह है कि उस वैचारिक मुद्दों पर वो उन वैचारिक उसमें प्रेमचंद कहाँ थे। तो अब देखिए 1927 की बात मैं करूँगा। 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, है। उसी 1927 में प्रेमचंद ने मंदिर कहानी लिखी थी, है। उस मंदिर कहानी में यानी कि एक दलित स्त्री है, दलित स्त्री अपने बच्चे को लेकर के मंदिर के जाती है, मंदिर के कपाट उसके लिए नहीं खुलते और वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। फिर प्रेमचंद उस दलित स्त्री से कहलाते हैं, तुम रखो अपने भगवान अपने पास, अब नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। यानी कि एक जो है, एक दलित स्त्री को प्रतिरोध का स्वर प्रेमचंद देते हैं। और खाली वो अकेली एक कहानी नहीं भाई, 1936 में गोदान प्रकाशित हुआ। गोदान में हम सभी परिचित हैं, जो सिलिया माता दिन का प्रसंग है। तो सिलिया का पिता और जो है पूरा दलितों का एक समूह जो है माता दिन के मुंह में हड्डी रखता है कि भाई तुम जो है हमको बाबर नहीं बना सकते हो, लेकिन हम तुम्हें दलित बना सकते हैं। तो प्रेमचंद ने अपने दलित पात्रों की हमेशा जो है उसको केंद्रीयता प्रदान की अपने लेखन में। तो जब हम अंबेडकर, गांधी और प्रेमचंद की हम बात करते हैं तो स्वाधीनता आंदोलन का में जो गांधी की नेतृत्वकारी भूमिका थी, प्रेमचंद उसके साथ थे। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन की जो अनुपस्थितियां थीं, वो अनुपस्थितियां दलित मुद्दे को लेकर के थी, स्त्री को मुद्दे के लेकर के थी, किसान के मुद्दे को लेकर के थी। उन अनुपस्थितियों को प्रेमचंद जो है उपस्थित कर रहे थे। और जितने दलित पात्र या को प्रतिरोधी से रूप दिया है प्रेमचंद ने, उस समय किसी और ने नहीं दिया था। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रेमचंद कहाँ थे, इसका निर्णय इस बात पर होना चाहिए कि प्रेमचंद की संवेदना किन वर्गों के साथ थी। गांधी हरिजन उद्धार की बात करते थे, ठीक है, और प्रेमचंद जो है उन्होंने ये लेख में भी लिखा है कि खाली मंदिर प्रवेश से हरिजनों का भला नहीं होने वाला है, इनको शिक्षा, इनको रोजगार, इसके अवसर दिए जाएं। तो वो गांधी का अतिक्रमण करते हैं। प्रेमचंद जो है दलित मुद्दे पर गांधी का अतिक्रमण करते हैं और अपने अंतिम रूप में देखिए, उस समय अम्बेडकर राजनीति में थे, प्रेमचंद लिख रहे थे, गांधी थे। तो इसको इस बात से नहीं तय होला कि प्रेमचंद अम्बेडकरवादी थे या नहीं थे। प्रेमचंद के सरोकार क्या थे? मैं समझता हूं कि अम्बेडकर के जो सरोकार थे, प्रेमचंद के भी लगभग वही सरोकार थे। इसलिए मैं प्रेमचंद को अम्बेडकर के ज़्यादा नज़दीक समझता हूं। बावजूद इसके कि जो आपने पूना पैक्ट का जिक्र किया, उस समय प्रेमचंद ने लेख लिखा था कि महान तप,
गांधी को महान तप की बात कही थी और ये सलाह भी दी थी अम्बेडकर को, क्योंकि भाई आप तो बहुत बड़े बौद्धिक हैं वो करके, और आपको ये बात समझनी चाहिए। मतलब वो गांधी के पक्ष में लिखा हुआ लेख था महान तप का। तो ऐसे अवसर आए हैं जबकि स्वाधीनता आंदोलन के व्यापक लक्ष्यों में प्रेमचंद गांधी के साथ हैं, लेकिन जो हाशिए का समाज है, हाशिए के समाज के साथ उनकी संवेदना जुड़ी हुई थी, ये मानना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमचंद को लेकर सभी वर्ग या फिर सभी राजनीतिक खेमे उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ये भी एक कारण है। क्योंकि प्रेमचंद के यहाँ वो सारी तत्व दिखलाई पड़ते हैं कि हाँ, मैं इसके साथ भी हूँ, इसके साथ भी हूँ, मतलब संपूर्ण मानवता के साथ हूँ। दोनों ही बातें हैं। देखिए, प्रेमचंद के जीवन में प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक कहा गया, प्रेमचंद को ब्राह्मण द्रोही कहा गया, प्रेमचंद को हिंदू द्रोही कहा गया। तो इस सामंत का मुंशी, हाँ, अब बाद के दौर में उन्होंने सामंत का मुंशी कहा। कमल किशोर गोयनका ने जो अप्राप्य सामग्री है उसको लेकर उन्हें तो उसको एक हिंदुत्ववादी खेमे में डालने की कोशिश की, जिसका विरोध आपने ये कहकर किया कि वो कम्युनिस्ट अधिक थे। हाँ, तो अब सवाल ये है ना कि प्रेमचंद का जो था, जो नज़रिया था, जो चीज़ें थीं, और जो आप कह रहे हैं कि सब लोग उनको अपना अपना, किस तरह से अपना अपना। कमल किशोर जो है प्रेमचंद को जो है एक संदर्भ विच्छिन्न करके आधे अधूरे उदाहरणों के जरिए उन्हें हिंदुत्ववादी सिद्ध करना चाहते हैं। डॉक्टर धर्मवीर उन्हें स्त्री विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं आधे अधूरे उससे। और हम लोगों के अपने वरिष्ठ मित्र मुदा राक्षस जी, उन्होंने भी उस समय लेख लिखा था। बहुत से दलितों ने रंगभूमि भी जलाया था। तो सवाल इस बात से नहीं है कि देखिए, जो हिंदुत्ववादी तबका है उसने प्रेमचंद के जीवन में ही विरोध किया उनका। तो प्रेमचंद जिन मूल्यों के साथ खड़े थे, जो उनकी प्रतिबद्धताएं थीं, उन प्रतिबद्धताओं के साथ न डॉक्टर धर्मवीर खड़े थे और न कमल किशोर गोयनका थे। तो एक जिसे कहा जाए कि जैसे कबीर के फूलों को बांट लिया गया, तो वो सकारात्मक तरीके से बांटा गया था, लेकिन यहाँ पर एक जिसे कहा जाए कि अधिग्रहण किया जा रहा है, अधिग्रहण करने की कोशिश है, लेकिन अधिग्रहण किया नहीं जा सकता। क्योंकि प्रेमचंद के बहुत भाई उन्होंने तो ये लिखा था कि वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है। तो जो प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो मैं समझता हूँ इस आधार पर तय किया जाना चाहिए। अधिग्रहण नहीं किया जा सकता क्या? इसीलिए लोग खारिज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर को बड़ा करना ज़्यादा आसान है, बजाय प्रेमचंद से बड़ी लकीर खींच देना। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, दोनों ही बातें हैं। और प्रेमचंद को लेकर के तो बड़ी दिलचस्प स्थितियां हैं। हमारे निर्मल वर्मा ने कहा कि प्रेमचंद जैसी परंपरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रेमचंद अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो निर्मल वर्मा की क्या दिक्कत थी? निर्मल वर्मा की दिक्कत ये थी कि निर्मल वर्मा का जो एक मान्यता थी, उनकी मान्यता वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थी, कि ये वर्ण व्यवस्था दी हुई है, ये प्रदत्त है। ये प्रदत्त व्यवस्था जो है, मैंने उस पर भी लिखा है, ये वर्ण व्यवस्था प्रदत्त है। तो अब वो उस व्यवस्था को प्रदत्त मानते थे, प्रेमचंद उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और अगर साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा स्थापित है, तो निर्मल वर्मा इसको विस्थापित क्यों करना चाहते थे? इसलिए करना चाहते थे कि प्रेमचंद की परंपरा जब केंद्रीयता प्राप्त करेगी, जब स्थापित होगी, तो निर्मल वर्मा या उस तरह की सोच जो है वो कहीं खारिज होगी। तो ये एक दो तरह की वैचारिकी का युद्ध था। तो परंपरा व्यक्ति की होगी या युग की होगी? एक तरीके से परंपरा मूल्यों की होगी। मूल्यों की, हाँ, परंपरा मूल्यों की होती है, परंपरा व्यक्ति की नहीं होती है। जब तो, क्योंकि आपने कहा कि प्रेमचंद की परंपरा, जिसको बहुतेरे आलोचक नंद किशोर नवल तक खारिज कर चुके हैं, बहुत सारे लोग खारिज किए हैं। देखिए, अब अगेन व्यक्तियों को लेकर के बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नवल का आपने नाम लिया। नवल ने प्रेमचंद पर एक पूरी किताब लिखी बहुत पहले, जिसमें प्रेमचंद के महत्व को उन्होंने जो रेखांकित किया और अज्ञेय को खारिज किया। वो उनकी बाद में नवल में बदलाव आया, नवल जी में बदलाव आया, तो उन्होंने दूसरे तरह की बातें की। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि मूल्यों की बात, तो देखिए, प्रेमचंद
कि परंपरा की जब हम बात करते हैं तो उस परंपरा को हम कहाँ से चिन्हित करेंगे? उस परंपरा को हम चिन्हित करेंगे वर्ण और वर्ग से मुक्त होने की परंपरा। तो प्रेमचंद ने वर्ण और वर्ग से मुक्त होने की परंपरा और महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिख करके उन्होंने इस बात को लक्षित किया था कि वर्ण और वर्ग से मुक्त होने के साथ साथ जो भविष्य का जो समाज होगा है, महाजनी सभ्यता का उन्होंने क्रिटिक किया था। वो क्रिटिक करते हुए एक जिसे कहा जाए कि समतावादी समाज, साम्यवादी समाज के पक्ष में। तो प्रेमचंद की परंपरा जो कि वर्ण और वर्ग से मुक्त होने की परंपरा, एक समतावादी समाज के पक्ष में होने की परंपरा, और जो एक मेहनत का समाज है, जो हाशिए का समाज है, उसके पक्ष में विचार और लेखन की परंपरा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे आपने जिस हिसाब से प्रेमचंद को पढ़ा, जाहिर सी बात है वो दृष्टि आपको रामविलास शर्मा के दृष्टि से आप आलोकित हुए और वहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आपको लगा कि रामविलास शर्मा जो लिख रहे हैं वो वर्ण के हिसाब से नहीं है, वो वर्ग के हिसाब से अधिक है, अमीर गरीब और निम्न वर्ग उच्च वर्ग के हिसाब से अधिक है, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं है। तो आपने जाति केंद्रित होकर कथाओं को और उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया, ये बात ठीक है। लेकिन आप किस आधार पर ये कहते हैं कि अज्ञेय और निर्मल वर्मा ये दोनों भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि उसी भारतीय समाज में वो वर्ग भी आता है जिसका प्रतिनिधित्व अज्ञेय और निर्मल वर्मा कर रहे हैं? देखिए जब ये आपने रामविलास शर्मा जी से बात शुरू की, और सही है कि रामविलास जी एक मार्क्सवादी आलोचक थे, और उस दौर में यानी 1940 में उन्होंने प्रेमचंद पर बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। संभवतः पहली इस तरीके की पुस्तक एक पुस्तक और थी, लेकिन उस समय जो व्यवस्थित ढंग से पहली आलोचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की थी। तो प्रेमचंद को केंद्रीयता प्रदान की एक मुकम्मल पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, ये उनका बड़ा योगदान है। लेकिन रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी आलोचक थे और मार्क्सवाद की वर्गीय अवधारणा में रचे बसे हुए थे। अब दो तरह की दिक्कत आई, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के महत्व को स्थापित किया, उसको केंद्रीयता प्रदान की, लेकिन उसके साथ साथ उसके आगे का एक जो दूसरा काम था, यानी कि प्रेमचंद को समझा नहीं जा सकता अगर भारतीय समाज में वर्ण की भूमिका न समझी जाए। सवाल ये है कि होरी की त्रासदी के मूल में क्या था? होरी की त्रासदी के मूल में क्या अंग्रेज सरकार थी? अंग्रेज सरकार नहीं थी। होरी की त्रासदी के मूल में भारत की जो है एक वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, क्योंकि होरी शूद्र किसान था है, और वो दाता दीन या इस तरह के लोगों के द्वारा जो शोषित हुआ, उसमें धर्म की एक बड़ी भूमिका थी। तो होरी की त्रासदी को खाली कर्ज के रूप में कि भाई उसने कर्ज लिया और इस कारण उसकी त्रासदी थी, इससे नहीं समझा जा सकता। वो समूची व्यवस्था का शिकार था। या सदगति कहानी को ले लीजिए, ठाकुर का कुआं का कहानी को ले लीजिए, बाबा जी का भोग कहानी ले लीजिए, सवा सिर गेहूँ कहानी ले लीजिए। तो इन सारी कहानियों को तब तक अगर कोई विदेशी जो है उसके सामने ये सदगति कहानी रखी जाए तो सहसा उसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि उसे जो है भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है, जो जातिगत संरचना है, उसकी जानकारी उसे नहीं है। उसे समझ में नहीं आएगा कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और एक व्यक्ति बैठा हुआ जो है प्रीस्ट या पंडित जो है वो उससे कह रहा है, वो काटता चला। तो अब सवाल यह है कि वो उस पुजारी के या उस ब्राह्मण के कहने पर जो है क्यों ये काम कर रहा है, उसके पीछे एक धर्म का रिश्ता है। ठीक है। इसी तरह से सवा सिर गेहूँ में भी है, इसी तरह से बाबा जी का भोग में भी है। तो इन कहानियों को तभी समझा जा सकता है जब भारतीय समाज की जो एक जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था को समझा जा सके। तो रामविलास शर्मा जी ने व्यापक रूप से एक बड़े स्तर पर प्रेमचंद को केंद्रीयता प्रदान की, लेकिन प्रेमचंद की कहानियों को जहाँ खोला जाना चाहिए था, यानी गोदान पर विस्तृत लेख लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा होरी की त्रासदी कहीं और देखते हैं, मैं होरी की त्रासदी कहीं और देखता हूँ। तो अब सवाल ये है कि प्रेमचंद को जहाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छोड़ा था उसके आगे
प्रेमचंद को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि मुझे लगा कि इसके आगे की बात कही जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज में पूंजी और श्रम का अंतर्विरोध ही नहीं है। एक जाति का भी अंतर्विरोध है, यानी कि जो उच्च जाति का है वो बड़ी भूमि का भी स्वामी है। लेकिन वीरेंद्र जी, आप अगर प्रेमचंद की ही लीक पर अज्ञेय और निर्मल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। और आप ये स्टेटमेंट तो कम से कम नहीं ही दिया जा सकता है कि वो भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। नहीं, मैं देखिए, जब ये है मैंने कभी नहीं लिखा और कहा नहीं कि भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन अगर ये बात कही जाती है, आपने कही, आपने बाकायदे के इंटरव्यू में कही क्यों है। कही हाँ। है, उसके पीछे ये है कि भारतीय समाज की जो संरचना है 70% आज भी भारत गांव में रहता है। उस जमाने में और भी रहता था। तो एक ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण जन भारतीय ग्राम की कथा को, भारतीय ग्राम के यथार्थ को अगर जो है कोई लेखक जो है सिरे से खारिज करता है या अपने लेखन में नहीं शामिल करता या अपने सरोकारों में नहीं शामिल करता, तो अभिजात वर्ग का लेखक हो सकता है, वो मध्य वर्ग का लेखक हो सकता है, लेकिन व्यापक समाज का लेखक इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं माना जा सकता कि व्यापक समाज के सरोकार उसमें नहीं है। उसमें दलित अनुपस्थित है, उसमें किसान अनुपस्थित है, उसमें व्यापक मेहनत का समाज अनुपस्थित है। और एक दूसरी बात देखिए, ऐसा है, आपने जात की बात की, तो जात की बात यहाँ जात की बात नहीं है, एक शोषण व्यवस्था। सवाल ये है कि भारत की जो व्यवस्था है उसके शोषण में एक बड़ी कारक भूमिका है। उस कारक भूमिका को नकार के अज्ञेय के भी साहित्य में, निर्मल वर्मा के भी साहित्य में कहीं भी इसका जो जिक्र नहीं है। तो अब सवाल ये है कि एक आधुनिक लेखक और वैश्विक संवेदना का लेखक, मैं निर्मल वर्मा जी को वैश्विक संवेदना का लेखक मानता हूँ, और वो भारत व्याकुल लेखक भी का, यानी कि भारत की चिंताएं उनके मन में है, लेकिन खास तरह की चिंताएं हैं। नहीं, अगर वो मान लीजिए आपकी नज़र में वो उस 60-65% का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर रहे हैं, या वो 30 या 35 का भी कर रहे हैं, कर तो भारतीय समाज में वो 30-35% भी है। एक बात, पहली बात ये। दूसरी बात, मेरा सवाल बहुत छोटा सा ये है कि कोई भी रचना या कोई भी लेखन जीवनधर्मी कब होता है? क्या वो अपने समय के यथार्थ या राजनीतिक सवालों से टकराए तभी जीवनधर्मी कहलाएगा? देखिए, एक बहस ये चली थी, आप अवगत ही हैं उससे, कि भारतीय साहित्य का नायक कौन या हिंदी साहित्य का नायक कौन, होरी या शेखर। अब होरी या शेखर, तो जब होरी या शेखर की बहस है तो आखिर सवाल ये है कि ये सवाल तो ये भाई होरी भी रह सकते हैं, शेखर भी रह सकते हैं, लेकिन जब होरी को विस्थापित करके शेखर को स्थापित किया जा रहा है तो खास तरह के अभिजात वर्ग के मूल्यों को, उसके सरोकारों को स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह बात फिर कहनी जरूरी होगी कि होरी जो है प्रतिनिधित्व करता है व्यापक भारतीय समाज के यथार्थ का, शेखर नहीं करता है। तो जब होरी और शेखर के बीच में चयन, इसी पुस्तक में ये डिबेट भी है विजय मोहन सिंह के साथ है, तो संदर्भ की बात यह है कि निश्चित रूप से भारतीय लेखक अज्ञेय भी हैं, भारतीय लेखक निर्मल वर्मा भी हैं, और लेकिन भारतीय समाज किस तरह से आता है? भाई अंतिम अरण्य, अगर उनका एक नाम लेके बात कर लेते हैं, अंतिम अरण्य में कि भाई एक हिल स्टेशन पर समर वेकेशंस मनाने गए, और जो वहाँ के पात्र हैं, नाम बदल दीजिए तो बिल्कुल विदेशी पात्र, तो यानी कि अपने देश में एक विदेश का वातावरण एक उत्पन्न करके वो उपन्यास एक लिखा हुआ है। तो वो हमारे देश का एक हिस्सा है, वो चाहे शिमला हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, वो पहाड़ का वो स्थल हमारे देश का ही है, वो लेखक भी हमारे देश का है, लेकिन उसके सरोकार क्या है? उसके सरोकार एक, मैं ये मानता हूँ, और मैं निर्मल वर्मा को बड़े चाव से पढ़ता रहा हूँ। केवल निर्मल की बात नहीं है वीरेंद्र जी, मैं आप ही के इसमें किताब में 296 पृष्ठ पर आ रहा हूँ, जिसमें आप बाकायदा विनोद कुमार शुक्ल को भी खारिज कर रहे हैं,
आप अलका सरावगी को भी खारिज कर रहे हैं, आप बहुतेरे लोगों को खारिज कर रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, उदय प्रकाश को खारिज कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं नौकर की कमीज़ खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, सरीखे उपन्यास और मोहनदास और मैंगो सिल सरीखी कथा रचनाएं हाशिए के समाज के सरोकार की किस सीमा तक कथात्मक अन्विति कर पाती हैं, विचार का विषय है। कहीं ये सरोकारों के अमूर्तन का लेखन तो नहीं? किसी भी जोखिम से मुक्त और अछूता अलका सरावगी भी उपभोक्तावाद का क्रिटिक रचते हुए अपने उपन्यासों में अंततः अपने वर्ग के पक्ष में क्लास अपोलोजिया ही नजर आती हैं। फिर आप लिख रहे हैं दलित जीवन पर केंद्रित जगदीश चंद्र की धरती धन्ना अपना उपन्यास त्रयी या मदन दीक्षित आदि आदि का उपेक्षित रह जाना और विनोद कुमार शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी और सुरेंद्र वर्मा का औपन्यासिक रचनाओं की चर्चा के केंद्र में होना हिंदी के उस परिदृश्य बदलाव का परिणाम थी जहां सरोकार पक्षधरता राजनीतिक कटघरे में था और आस्वाद परकता एक मूल्य के रूप में स्वीकृत हुई। तो ये अंतिम पंक्ति आप बात हो रही। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक झटके में आप केवल उन्हीं को स्थापित या उन्हीं को देख रहे हैं जो कि आपकी नज़र से सही है, या जो केवल और केवल हाशिए के समाज की बात नहीं कर रहा है, आप उन तमाम लोगों को खारिज कर दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आलोचना के टूल्स क्या हैं? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेरी आलोचना के टूल्स, हाँ, मैं साहित्य को या साहित्य की कोई विधा हो, उपन्यास हो, कहानी हो या कोई और भी विधा हो, महज साहित्यिक संरचना नहीं समझता। ठीक है। यह महज लिटरेरी कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट भी है। ठीक है। सामाजिक संरचना भी है। साहित्य सामाजिक संरचना भी है। साहित्यिक संरचना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक सामाजिक संरचना भी है। तो जब सामाजिक संरचना की बात करेंगे, जब सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे, तो एक किस तरह का समाज आपके ध्यान में है, किस तरह के समाज को जो है एक अपनी विषय वस्तु बना करके आप लिख रहे हैं, यह सवाल भी आएगा। अब अगर अभिजात वर्ग या उच्च मध्य वर्ग जो है उसके सरोकारों को ध्यान में रख करके लिखा, ये हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद के वर्षों में, यानी कि जब प्रेमचंद की परंपरा की हम लोग अभी बात कर रहे थे, देखिए प्रेमचंद की परंपरा में रेणु और नागार्जुन, आप रेणु को मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल। और मैंने लंबा लेख लिखा है। राहुल सांकत्यान या बहुत से ऐसे, यशपाल, ये सारे लेखक जो है प्रेमचंद की परंपरा में थे। आज़ादी के बाद जो है थोड़ा विपथन हुआ है। यशपाल ने आज़ादी के, मैं ये जो नाम लिए या कुछ और नामों को छोड़ करके, कि ये एक नारा दिया गया, ईलाचंद जोशी ने दिया कि प्रेमचंद से हम 100 वर्ष आगे, यानी कि प्रेमचंद तो पुराने हैं, यानी कि प्रेमचंद का जो ग्राम केंद्रित लेखन है वो एक पुराना है। तो यह जो एक नगर बनाम जो ग्राम का जो एक विभाजन हुआ और जो धारा चली साहित्य के अंदर, तो उस धारा ने जो है एक बहुत बड़े समाज को जो है साहित्य के हाशिए पर डाल दिया। जब मैं ये बात करता हूँ, तो जो हाशिए पर जो समाज था, जो कि वास्तव में मुख्य धारा में है, जो समाज मुख्य धारा में है लेकिन साहित्य के हाशिए पर डाल दिया गया है, मैं उस मुख्य धारा की बात करता हूँ। और जब यह है, तो सवाल यह है कि मेरे सरोकार, मेरी अपनी सामाजिक दृष्टि, और मैं जब एक उसको साहित्य को जब एक सामाजिक संरचना मानता हूँ, तो उस सामाजिक संरचना में मैं एक जो समाज का जो एक निम्न वर्गीय व्यक्ति है वो मेरी नज़र में होता है। नहीं तो किसी को अपदस्थ कर देना ही क्यों है? आप साथ भी तो लाके खड़ा कर सकते हैं। नहीं, अपदस्थ करने की बात नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि हम क्रिटिक करते हैं। हाँ। सवाल ये, इन सब पे मैंने लिखा है। मनोहर श्याम जोशी, आप एक झटके में, नहीं, आप मनोहर श्याम जोशी, उदय प्रकाश, अलका सरावगी, विनोद कुमार शुक्ल, एक झटके में आपने अपदस्थ ही कर दिया। वो एक आस्वाद परक लेखन की एक कोटि है। या बात आप सही है। आपका एक ये सवाल किया जानना चाहिए कि हिंदी के इतने महत्वपूर्ण लेखकों को जो है कुछ आधार होना चाहिए ना। हाँ। तो वो आधार देखिए आस्वाद परकता का आधार है। हमारा एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग के पसंदीदा लेखक ये सब हैं। मेरे भी इनकी कई कृतियां हैं जो मेरी पसंदीदा हो सकती हैं, लेकिन जब मैं उस पर आलोचनात्मक भाष्य लिखता हूँ तो मेरा एक, जो अभी आपने टूल्स की बात की, तो वो टूल्स हमारे सोशल टूल्स हैं। ठीक है। वो उसमें समाजशास्त्र भी शामिल है, इतिहास भी शास्त्र है, मनोविज्ञान भी शामिल है। एक और सवाल इसी से निकल रहा है फिर, एक आलोचक के लिए आलोचना की चिंता के केंद्र में क्या रहता है, समय समाज या रचना?
आलोचक की चिंता के केंद्र में रचना होती है, लेकिन उस रचना के क्या सरोकार हैं, उस रचनाकार के क्या सरोकार हैं, हम उस रचना के माध्यम से उसका विश्लेषण करते हैं। एक आलोचक जो है अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी दृष्टि को रचना पर नहीं थोपता, नहीं थोपा जाना चाहिए। हम उसका जो है इस आधार पर हमारा निकष ये नहीं है कि इस रचना को ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं। वो रचना क्या है, लेखक जो है जिन इरादों के साथ वो लेखन कर रहा है वो उसके इरादे क्या हैं और उसका निर्वहन कैसे हुआ है, और जो हमारी मान लीजिए कसौटी है समाज सापेक्ष कसौटी है, उस समाज सापेक्ष कसौटी से बहुत चीज़ें स्वीकृत होती है, बहुत चीज़ें अस्वीकृत अच्छा शब्द नहीं है, मैं अस्वीकृत शब्द के अर्थों में नहीं, लेकिन वो है उसकी पसंद की बात नहीं। अब मैं देखिए एक बात आपको बता दूँ, भगवान सिंह का एक उपन्यास है उन्माद है। अक्सर मैं ऐसे चीज़ों पे लिखता हूँ कि जो चीज़ें मतलब चुनौती देती हैं, सकारात्मक चुनौती भी देती हैं, नकारात्मक भी चुनौती देती हैं। भगवान सिंह के उन्माद ने मुझे नकारात्मक चुनौती दी। वो नकारात्मक चुनौती दी कि वो जो है हिंदुत्ववादी और संघ के पक्ष में लिखा हुआ उपन्यास, वो स्त्री को देह में के रूप में घटाता उपन्यास है और एक मर्दवादी उपन्यास है। तो उसने हमको चुनौती दी कि एक लेखक के द्वारा जो है, एक हिंदी में एक ऐसा भी लेखक है जो कि एक मर्दवादी नज़रिए से, देहवादी नज़रिए से स्त्री को देखता है। देहवादी और मर्दवादी नज़रिया तो हिंदी के कुछ और भी लेखकों का है, लेकिन इस लेखक का नज़रिया हिंदुत्ववादी भी है। ये मैं आज तो खुली किताब है भगवान सिंह जी, मैंने इंटरव्यू किया हूँ, पता है, समझ गया था, कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने 20 वर्ष पहले एक किताब ऐसी लिखी है, मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकता भगवान सिंह उस किताब को लिखेंगे। तो अब 20 वर्ष पहले मैंने आलोचना लिखी थी, है महज उन्माद नहीं है फांसीवाद, या इस तरह का शीर्षक था अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। तो मैंने उसकी आलोचना की। तो सवाल ये है कि कोई और भी लेखक एक चुनौती दे सकता है। मतलब मनोहर श्याम जोशी, कश्यप, कुरकुर, स्वाहा मैंने बहुत चाव से पढ़ा और बहुत ही पठनीय उपन्यास है, लेकिन पठनीयता अपने आप में एक मूल्य नहीं है। यही एक बात मैं कह दूँ, जैसे राग दरबारी एकमात्र मूल्य नहीं है, एकमात्र मूल्य नहीं है। राग दरबारी अत्यंत पठनीय उपन्यास, और उसमें जो है नेहरूवादी जनतंत्र की आलोचना भी है, लेकिन जब मैंने उसका पाठ किया है तो मेरा पाठ एक भिन्न था। मैंने लिखा भी उस पर, तो मैंने लिखा कि इसका जो कॉमेडी का मुहावरा है, इसका जो हंसोड़ का मुहावरा है, हर चीज़ पे जो इसका व्यंग करने की जो नज़रिया है, वो एक जिसे कहा जाए कि जहाँ विषाद है, जहाँ शोक है, उसमें भी आनंद करता है। क्या क्या आलोचक विधाओं में अंतर करते हुए भी अपनी दृष्टि को ध्यान में रखता है? देखिए अलग अलग विधाओं में देखिए एक ही दृष्टि जो है सब विधाओं पे नहीं लागू, लेकिन एक दृष्टि तो मुख्य रहती है। अब सवाल यह है, मैं कविता का आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मैंने राजकमल चौधरी पे लिखा। क्यों लिखा राजकमल चौधरी पे? क्योंकि राजकमल चौधरी हमारी वैचारिकता, यानी कि जिस तरह से हम भारतीय जनतंत्र को हम देखते हैं, मुझे लगा कि ये आदमी भारतीय जनतंत्र को चुनौती दे रहा है। मैंने राजकमल चौधरी पे लिखा, ऐसे एक दो और लोगों पर भी लिखा। यानी कविता विधा मेरी विधा, मैं उस विधा का आलोचक मुख्यतः हूँ नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसने चुनौती दी। इसी तरह से कोई उपन्यास चुनौती दे सकता है, कोई कहानी संग्रह चुनौती दे सकता है। इधर आपने 2-3 बार 4 बार भारतीयता और भारतीय संदर्भिन शब्दों का जिक्र किया। 2 सवाल मुझे स्पॉन्टेनियस जो है आ रहे हैं। पहला सवाल यही कि जब भारतीय मूल्य या भारतीय परंपरा की लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये भारतीय टर्म्स में ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, मान लीजिए वर्णाश्रम और हम वर्ग व्यवस्था की लगातार बात इस इंटरव्यू के दौरान कर ही रहे हैं, तब फिर ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि जब आलोचक आलोचना कर रहा होता है तो उसके टूल्स में अधिकतर वो पश्चिमी टूल्स शामिल रहते हैं, जिसको ध्यान में रखकर वो किसी कृति को पढ़ रहा होता है या बार बार वो बात कर रहा होता है, नहीं ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है, नहीं ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, आदि आदि। यानी अपने समय में रहते हुए वह कालखंडों का अंतर संबंध नहीं कर पा रहा, वह केवल और केवल पश्चिमी लाठी लेकर उस कृति को भांज रहा है।
हाँ, ये हिंदी आलोचना की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि कुछ ऐसे आलोचक, सब नहीं, कुछ ऐसे आलोचक हुए हैं जो पश्चिम से कोई भी थियोरी चली, कोई सिद्धांत चला, वो मॉडर्निज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, स्ट्रक्चरलिज्म हो या कुछ और इस तरह की चीज़ें हो, तुरंत वो लागू करने लगता है। हमारे भारतीय समाज की मेरी असहमति इन सारी जो है सैद्धांतिक स्थापनाओं से इसीलिए है कि भारतीय समाज जो है उस स्टेज से अभी गुजरा नहीं है। परंपरा की अनदेखी नहीं कर सकते। हाँ। अब जैसे कि अस्तित्ववाद, भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के लिए और दूसरे देशों के लिए, पश्चिमी देशों के लिए अस्तित्ववाद की चिंताएं थी। अस्तित्ववादी एक मूल्य के रूप में स्थापित हुआ, वहाँ के लेखकों ने अस्तित्ववाद पर लिखा। अब उस अस्तित्ववाद पर हिंदी में भी कुछ लोगों ने जो है लेखन किया। तो सवाल ये, अस्तित्ववादी हमारे समाज का मूल्य नहीं है, वो एक आरोपण है, एक आरोपित किया। अभी पिछले दिनों एक आलोचक ने ये कहा कि भाई जो है अमुक ने जो है अस्तित्ववाद पर लिखा, सबसे बड़ा लेखक वो है, और किसने लिखा। तो अब सवाल ये है कि भाई आप कल को कह दें कि साहब डिकंस्ट्रक्शन पे किसने लिखा, पोस्ट मॉडर्निज्म पे किसने लिखा, तो ये चीज़ें मूल्य नहीं हैं। आयातित जो सैद्धांतिकी है, आयातित सैद्धांतिकी से आलोचना का निकष बनाना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया। ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं कविता का आलोचक नहीं हूँ, मैं कथा साहित्य या उपन्यासों की तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहता है। मूल वही है आपका, बचपन से तय था या कोई स्टेज ऐसी आई कि नहीं भैया कथा आलोचना ही करेंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, आपने 1962 में एक कविता लिखी थी चीन युद्ध के, चीन भारत युद्ध के बाद। तो एक बार वापस चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ठीक है ना, और थोड़ा जौनपुर से लखनऊ की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और बताइए 1962 की लिख तो कविता रहे थे, आलोचना की तरफ या लेखों की तरफ कैसे आए? ये आप बहुत पीछे ले गए, बचपन के उसमें ले गए। तो 1962 में देखिए चीन का हमला हुआ था और मैं लखनऊ में ही था और मैं देख रहा था ब्लैकआउट, सारी चीज़ें, वो एक अलग चीज़ें हैं। तो और मैं 7वें दर्जे का छात्र था। तो एक राष्ट्रवाद का जोश था इन सब सारी चीज़ों पे, चीन को पछाड़ देंगे, वो मुँह तोड़ जवाब देंगे, इस तरह के कविताएं भी इस तरह की सुनने में आ रही थी। और जहाँ मैं रहता था, अमीनाबाद पार्क था, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, इस तरह कविताएं। तो वो कहीं बाल मन में या तरुण मन में वो बात थी और हमने लिख दी। एक 18-20 पंक्तियों की कविता लिखी और हमने जो है डाकखाने के डिब्बे में उसको डाल दिया। लखनऊ का अखबार निकलता, स्वतंत्र भारत उस ज़माने में निकलता था, और संयोग से वो अगले ही हफ्ते जो उसका बाल और तरुण का वो जो होता, उसमें वो कविता छप गई। तो कविता लिखने का एक जिसे कहा जाए अपराध मैंने पहली और अंतिम बार किया। कविता में पढ़ता रहा, बहुत चाव से पढ़ता रहा। लेकिन मैं कविता लिखने की तरफ मेरा कभी भी रुझान नहीं हुआ। यानी और आपने आलोचना की बात कही, तो देखिए मैं बहुत पढ़ाकू रहा हूँ बचपन से ही, मतलब अखबार से लेकर के, पत्रिकाओं से लेकर के, और बात तक और आज तक इस पढ़ाकूपन ने मेरे लेखन को जो है नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। मेरा समय बहुत लिया, आज भी लेता है ये करके। तो उस पढ़ाकू होने के कारण जो है, मैं जो साहित्य की पत्रिकाएं थी उस ज़माने में माध्यम निकलती थी इलाहाबाद से, तो वो मैं पढ़ता था। फिर थोड़े समय के बाद जो है, क्योंकि मैं थोड़ा वामपंथ के विचार से भी जुड़ा हुआ था, तो वामपंथी किताबों की एक दुकान थी लखनऊ के अंदर, तो मैं वहाँ जाता था। कॉलेज में चुनाव वगैरह भी लड़ा? नहीं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति शास्त्र का मैं वो था, तो मैं उसकी परिषद थी, उसकी परिषद में मैं रहा। और जो है संसद हुआ करती थी, तो वो जो राजनीति इसकी संसद थी, उस संसद में मैं उप प्रधानमंत्री था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की बात? लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं था। तो अब ये जो आलोचना की रुचि की बात है, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर आलोचना पत्रिका आती थी, कथा पत्रिका आती थी। तो मेरी ज़्यादातर पत्रकारिता में रुचि थी, उस तरह का चीज़ों को पढ़ता भी था, उस तरह का लेखन भी करता था, लेकिन साहित्य की किताबें पढ़ता था। तो वो मुझे सबसे पहले जो आलोचना पत्रिका दिखाई पड़ी, फिर मार्कंडेय जी की कथा दिखाई पड़ी। तो मार्कंडेय जी की आलोचना और कथा
इन्होंने मुझे प्रेरित किया आलोचना पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद संयोग से मुझे जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की किताब आस्था और सौंदर्य वो पढ़ने को ही, और मैं रामविलास शर्मा जी का मुरीद हो गया। उसमें खासकर जो मैला अंचल पर जो लेख लिखा था उन्होंने, और उस मैला अंचल को जिसे कहा जाए कि एक तरीके से हमारे दिमाग में चस्पा हो गया। उनकी जो तर्क पद्धति थी, जो उनकी पॉलेमिक्स थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। लेकिन बाद के वर्षों में पॉलेमिक्स तो मैं करता रहा, आज भी करता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ रामविलास शर्मा के जहाँ खड़े थे मैं दूसरे छोर पे खड़ा हो गया। आपने एक लेख लिखा मैला अंचल पर। हाँ, फिर मैंने मैला अंचल पर लेख लिखा, और जो रामविलास शर्मा जी की जो धारणा थी उन सब सारी चीज़ों को किया। तो आलोचना की तरफ झुकाव। दूसरा ये है कि जो रामविलास जी की जो पोलेमिकल राइटिंग से प्रभावित किया, तो एक घटना और बता दूं, दर्ज हो जानी चाहिए कि पहल पत्रिका पर हमला हुआ। अच्छा। पहल पत्रिका पर हमला इस सेंस में कि मतलब जो धर्मयुग ने पूरी सीरीज प्रकाशित की पहल के खिलाफ, आपातकाल के दिनों में ज्ञान रंजन को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और पहल ऐसा है, पहल के खिलाफ, और पूरी एक श्रृंखला जो है धर्मयुग में प्रकाशित हुई। और कादम्बनी में राजेंद्र अवस्थी उन दिनों संपादक हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही एक विस्फोटक किस्म का संपादकीय लिखा। तो मैंने उसी पोलेमिकल अंदाज में बिड़ला के कृत दास की बौखलाहट इस शीर्षक से, यानी कि जो पहल के विरुद्ध जो अभियान किया जा रहा था, उस अभियान का विरोध करते हुए ये लेख लिखा, जो कि दिल्ली से प्रकाशित जनयुग समाचार पत्र उन दिनों छपता था, उसके साप्ताहिक वर्षिस में छपा। तो अगर पोलेमिकल आलोचना की बात की जाए तो वो मैं समझता हूँ वो शायद पहला मेरा लेख था जो वहाँ प्रकाशित हुआ। हालांकि उसके पहले मेरे कई पत्रकारिता संबंधी या कुछ दूसरे किया, जब मैं बीए में पढ़ता था तभी कई लेख प्रकाशित हुए। वो लेख प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन साहित्य के विवाद को लेकर के इस तरह का पहला लेख, इस तरह का पहला लेख था। और उसके बाद तो कई और लेख तो आपने एक और लिखा। 1986 का वर्ष था, कम्युनिस्ट पार्टी के आप सदस्य रहे, और आपने एक ऐसा लेख लिखा कि आपको सदस्यता छोड़नी पड़ी। अब नहीं, वो इस तरह था, वो मुद्दा साहित्य का है, और कम्युनिस्ट पार्टी तो बाद में आती है उसमें। देखिए 1986 में प्रगतिशील लेखक संघ का स्वर्ण जयंती समारोह लखनऊ में हुआ था। मैं उस समय प्रदेश का पदाधिकारी था, उसका कर्ता धर्ता था। वो बहुत व्यापक बड़े स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, स्वर्ण जयंती समारोह। बहुत विदेशों से लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे। तो उस सम्मेलन को लेकर के कुछ विवाद हुए। वो विवाद जो है दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो उर्दू हिंदी के विवाद के रूप में बदल गया। उर्दू हिंदू का विवाद था नहीं, एक आध धंधेबाज उस सम्मेलन में शामिल हो गए। वो उसमें भी यह था कि हम लोगों का जो स्टैंड था कि हम सत्ता द्वारा मदद नहीं लेंगे और उसको लेकिन कुछ उर्दू के लेखकों ने उसे उर्दू हिंदी का रूप दे दिया। तो कुछ उसमें ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी बातें हुई जो कि मुझे लगा कि भाई ये जो है प्रगतिशील लेखक संघ के मूल्यों के अनुकूल नहीं है। तो हमने एक लेख लिख दिया हंस में। हंस के प्रकाशन का पहला वर्ष था वो, अगस्त 86 से हंस प्रकाशित शुरू हुआ था। जनवरी 87 में वो मेरा लेख छपा और बहुत विस्फोटक और बहुत विवादास्पद लेख साबित हुआ। मार्च में हंस ने पूरा डिबेट उस पर किया, जिसमें उस समय के जो बड़े बड़े जो भी लेखक थे, खगन ठाकुर थे, राजीव सक्सेना थे, विशंबरनाथ उपाध्याय थे, सुधीश पचौरी ने भी लिखा, गोरख पांडे ने भी लिखा, बहुत से लोगों ने उसमें किया। अधिकतर लोगों ने मेरे साथ खड़े थे, कुछ लोगों ने असहमत भी दर्ज की। तो वो एक हुआ। तो उस लेख में जो है प्रगतिशील लेखक संकुल, उसका शीर्षक ही था प्रगतिशील लेखन आंदोलन की दशा और दिशा। ठीक। तो हमने कुछ सवाल उठाए थे कि प्रगतिशील लेखक संघ कहाँ से शुरू हुआ था और जो है उसकी वैचारिकता तिरोहित नहीं होनी चाहिए। ये एक मैंने ये सवाल उठाते हुए, चिंता व्यक्त करते हुए वो लेखक लिखा था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी पर भी कुछ जो है बातें कही थी मैंने। क्योंकि जाहिर है कि लेखक संगठनों को जोड़ा जाता है कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए हैं और ये करके, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें आई थी। तो उस लेख के प्रकाशन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरा स्पष्टीकरण जो है मुझसे मांग लिया, क्योंकि मैं उस समय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का सदस्य था।
तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दे दिया उसका, और एक सैद्धांतिक जवाब दिया। तो खैर कम्युनिस्ट पार्टी ने ज़्यादा कुछ न कह करके मुझसे ये कहा कि भाई आपको सलाह दी जाती है कि बाहर की पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के मुद्दों पर आप न लिखें। ये एक वो सलाह थी, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे तय कर लेना चाहिए कि अगर पार्टी जो है ये रोक लगा रही है कि अमुक विषय पर आप न लिखें, तो मुझे लगा कि नहीं, एक लेख के, हमने कहा लेख की स्वाधीनता का एक ये प्रश्न है, तो मैंने उसके बाद से नवीनीकरण नहीं कराया अपनी सदस्यता का। लेकिन मतलब मैं उसको ये नहीं कहेंगे कि हमने जो है छोड़ दिया या पार्टी निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सदस्यता का नवीनीकरण नहीं बनाया। पार्टी के साथ प्रगतिशील लेखक संघ में आज भी हूँ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल में मैं हूँ, तो मैं उस आंदोलन के साथ, उन सब चीज़ों के साथ हूँ, लेकिन अपनी इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, लेख की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए मैंने सदस्यता छोड़ दी। ये इस तरह था। ठीक है, चूंकि प्रलेस की बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं वीरेंद्र जी, जिन मूल्यों को लेकर प्रलेस चला था और जिन मूल्यों पर सारे लेखक प्रलेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आज वो सब बचे हुए हैं और आज क्या लेखक संगठन अपनी भूमिका उस तरह निभा पा रहे हैं जिस तरह उन्हें निभानी चाहिए? अंजुम जी, आपने बहुत ज़रूरी सवाल ये किया है और ये हम सबकी चिंता का विषय है। और आज के जिस चुनौतीपूर्ण समय में हम हैं, यानी कि जिस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, आज जिस चुनौतीपूर्ण समय में हम हैं, उस चुनौती पर मैं लेखक संगठनों की भूमिका अधिक हस्तक्षेपकारी होनी चाहिए। तो मैं साफगोई के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हम अपने सम्मेलनों में, अपने घोषणा पत्र में, अपने प्रस्तावों में सारी बातें कहते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है, जो उस पर एक अग्रगामी कार्रवाई होनी चाहिए, वो उसमें कहीं हम पीछे हो जाते हैं। तो कागज़ पर, प्रस्तावों पर तो हम रहते हैं। तो आज के समय में जो हस्तक्षेपकारी भूमिका हमारी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। इसे और सक्रियता के साथ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्माण, लेकिन हमारे मूल्य कैसे प्रभावी होगी वापस? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो समाज है, इस समाज के लोगों के द्वारा ही लेखक संगठन भी बने हैं। तो अब मैं इस बात को तो मैं मानूंगा कि एक जो मुक्तिबोध जिस वैचारिक ईमानदारी की बात करते थे, वो वैचारिक, यानी कि रचना और वैचारिक ईमानदारी के बीच में कोई फांक नहीं चाहते थे। आज रचना और विचार के बीच में एक फांक भी नज़र आती है और वो उसके बाकी गतिविधियों में भी दिखाई पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उसने जो है हमारे लेखक समाज को प्रभावित किया है। क्या लेखक अपने आप को उस हिसाब से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं जैसा समाज आगे बढ़ता जा रहा है? क्या लेखक और पाठक के बीच का भरोसा कम हुआ है इस वजह से? ये एक दूसरी बात है। देखिए, लेखक पाठक के बीच भरोसे की बात दूसरी है। लेखक का क्या अपने आप में भरोसा है? बहुत जरूरी। असली सवाल ये है कि लेखक का जो एक सामाजिक बदलाव, जो प्रगतिशील मूल्य है, और फिर बाद में ये कहूँगा कि जो प्रेमचंद की परंपरा, वर्ण और वर्ग से मुक्त होने की परंपरा थी, प्रगतिशील लेखक संगठन जिन चीज़ों को मानते हैं, क्या हम इन चीज़ों को आत्मसात करके मानते हैं? क्या हमने ईमानदारी के साथ इन मूल्यों को अपनाया है? तो ये आत्मावलोकन का समय है, लेखकों के लिए भी और लेखक संगठन के लिए भी। मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ कि ये लेखक के संगठनों की भूमिका कारगर तभी हो पाएगी जब हम अपने प्रति जो है ईमानदार होंगे। मुझे लगता है कि एक फांक है और वो फांक समाप्त होनी चाहिए। पाठक वाली बात तो अपनी जगह पर है, वो एक अलग है, उस मुद्दे पर अलग से बात होनी चाहिए कि क्या कि हम जो लिख भी रहे हैं वो कितने पाठकों तक पहुंच रहा है। इतना 72 हिंदी समाज है, उस 72 हिंदी समाज में कितनी पत्रिकाओं की कितनी संख्या है, कितनी छप रही है, वो मुद्दे अलग। दूसरा मुझे लगता है शायद ये भी है कि पाठक अपने लेखक को जिस तरह से पहले केवल रचनाओं के माध्यम से पहचानता था, अब पहचान के बहुतेरे जरिए उसके पास में है, और कहीं ना कहीं लेखक अपने आप को इस तरह उजागर कर दे रहा है कि रचना में जो पाठक उसे समझ रहा है और जो जान रहा है, उसे कहीं ना कहीं एक फांक वहाँ भी नजर आ रही है। देखिए, हालांकि वो जो लेखक है वो रचना में वैसा ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। पहले जो लेखक की पहचान बनती थी, हाँ, पत्रिकाओं के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए,
प्रिंट मीडिया के जरिए जो पहचान बनती थी, और मैं समझता हूँ वो स्थायी पहचान थी है, और रचना के द्वारा ही पहचान होती थी। एक रचना छपी, धर्मिक में ही छपी, या हिंदुस्तान में छपी, या किसी सारिका में छपी, या किसी दूसरी पत्रिका में छपी, तो उस एक कहानी से, कई बार हुआ कि सिर्फ एक कहानी से लोग स्थापित हो गए। तो ऐसी स्थितियाँ आई हैं। आज जिन माध्यमों पर लेखक आता है, अगर सोशल मीडिया की भी बात कर ले, मान लीजिए, है, तो वो एक तुरंता मीडिया है, तात्कालिक में है, चीज़ें टिकती नहीं हैं। आप ये बताइए कि कितनी रचनाओं को लेकर के बहस हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। आखिरी कलाम जैसा इतना महत्वपूर्ण उपन्यास जो है, अब उसके तो हो गया, इतने समय हो गए, क्या वो हमारी बहस के केंद्र में है, क्या हमारी चिंता के केंद्र में है? आज के समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते वो केंद्र में होना चाहिए है। तो अब सवाल ये है कि बहस नहीं होती है। क्या निजी रिश्तों ने आलोचना को ख़त्म किया है? निजी रिश्तों के बचाव ने? नहीं, निजी रिश्ते आलोचना को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आलोचना अगर अपनी भूमिका का निर्वहन न करके सिर्फ जो है मित्र धर्म का निर्वाह करने लगेगी, अपने मित्रों की रचनाओं पर सकारात्मक लेखन करेगी, और उसको हम ये भी कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड कर लेंगे, तो आलोचना नहीं है, मैं उसको नहीं मानता है। आलोचना अगर अपने पद से नीचे गई है तो आलोचक ने स्वयं उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। क्यों नए आलोचक क्यों नहीं आ पा रहे हैं सामने समाज में? नहीं, देखिए, लोग, मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में हैं लोग, हैं, और आलोचना एक जो है ठहराव चाहती है, समय चाहती है, मनन चाहती है, और कोई भी साहित्य की हर विधा में जो है एक तात्कालिक दबाव है, तुरंत दबाव है कि तुरंत हमारा रिकग्निशन होना चाहिए, तुरंत मान्यता मिलनी चाहिए, आलोचक के रूप में भी। लेकिन आलोचना एक जो है एक गहरे अध्ययन, अध्यवसाय का विषय है, तो ये समय मांगता है, इतना धैर्य नहीं है। वापस एक बार आ रहा हूँ, हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बीच में बात कर रहे थे, तब तक आपको क्या इस बात का भान था कि जिस जाति को लेकर आप जाति को केंद्र में रखकर जब रचनाओं का पाठ कर रहे होते हैं, या वर्ण व्यवस्था को केंद्र में रखकर जब आप रचना का पाठ कर रहे होते हैं, ये भीतर कब विकसित हुआ कि मुझे इस हिसाब से पढ़ना चाहिए? क्या व्यक्तिगत रूप से भी कभी इस तरह का आपने कुछ महसूस किया किसी के साथ बैठे हुए, या फिर समाज में कि भाई नहीं, जाति ज़्यादा ज़रूरी एक फैक्टर है भारतीय समाज का? देखिए, एक तो बार बार आप जाति जिस तरह से कह रहे हैं, मैं जाति को उस तरह से नहीं समझता। भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी है, जब भारतीय सामाजिक संरचना में आप जो है शोषण की बात करेंगे, व्यवस्थागत अन्याय की बात करेंगे, सामाजिक अन्याय की बात करेंगे, तो जाति का मुद्दा अपने आप आएगा। और जहाँ तक आपने व्यक्तिगत मेरी बात की, तो मैं बहुत स्पष्ट कह दूँ कि मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। देखिए, मैं शहर में रहता रहा, गांव से मेरा संबंध रहा, गर्मी की छुट्टी में जाता, संयोग से गांव में भी जो हमारा घर और हमारा वो था, वहाँ भी हमें कोई जातिगत, वो व्यक्तिगत रूप से कोई जाति द्वेष या कोई जाति उत्पीड़न, जाति पीड़ा का परिचय नहीं रहा, ना अपने लखनऊ शहर में और न मेरे जौनपुर के उस गांव में मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं रहा। और मैं क्योंकि एक मार्क्सवादी अनुशासन से आया था, तो मैं भी वर्ग को मानता और ये करता रहा। और लेकिन जब ये जो है भारतीय समाज में, अच्छा, एक तो प्रेमचंद को पढ़ करके, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ करके, प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ करके भारतीय सामाजिक संरचना का एहसास हुआ। और बाद के दौर में जब ये मंदिर का आंदोलन हुआ और मंडल बनाम मंदिर की बहस आई, तो इसके जरिए जो है कुछ चीज़ें जो छिपी हुई थी वो खुल गई हैं। तो जैसे राजेंद्र यादव ने अपने हंस के संपादकीय के जरिए में से जिस तरह से हस्तक्षेप किया और भारतीय समाज की बहुत सी कुछ लुकी दबी चीज़ों को जो उजागर किया अपने संवाद के माध्यम से, एक नई डिबेट खड़ी हुई। तो उस नई डिबेट ने हम जैसे लोगों को भी जोड़ा अपने साथ। अब आपने व्यक्तिगत अनुभव की बात बताई, तो मैं बता रहा हूँ, समाज से मैंने कोई जाति उत्पीड़न नहीं जाना, लेकिन हिंदी साहित्य में क्या हुआ अब आपको बताऊं। मुझे अहीर कुलभूषण नाम से लेख लिखा गया, क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा पर मैंने एक लेख लिख दिया था जो हमारी किसी किताब में है, आलोचना में प्रकाशित हुआ था।
उसको लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक हिंदी के प्रोफेसर, उस प्रोफेसर ने एक लेख लिखा और एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिसमें कि अहीर कुलभूषण, नामवर का स्वान कुत्ता जाने, इस तरह की चीज़ें लिखी गई। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दलितों के द्वारा भी है, यानी कि मैं हमेशा दलित साहित्य का पक्षधर। इन सब एक दलित पत्रिका निकलती है जबलपुर से, तीसरा पक्ष, उसने ये कहा कि वीरेंद्र यादव जो है गोदान पर इसलिए लिखा उन्होंने कि गोदान का जो केंद्रीय पात्र है वो अहीर है और गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी पार होना चाहते हैं। न गोदान का वो पात्र अहीर भी नहीं है। तो अब इस तरह की बातें साहित्य, मैं इन सब बातों का कोई मूल्य नहीं देता। ठीक है, आप एक साहित्य की दुनिया में हैं हर तरह से, लेकिन ये बातें कही गई, इसका कोई मलाल नहीं है मेरे मन में। लेकिन ये बात है कि समाज से जिन चीज़ों को मैंने नहीं जाना वो साहित्य में गालियों के रूप में इस्तेमाल हुआ। क्या जाति साहित्य की निर्णायक कसौटी हो सकती है? देखिए, जाति साहित्य की निर्णायक कसौटी इस तरह का कोई सपाट बयानी, क्योंकि बीच में ओबीसी विमर्श चलाने के प्रयास हुए थे। हाँ, तो कहाँ चला, लेकिन वो सफल हुआ। मैंने तो उसके खिलाफ लिखा ना। हाँ, आपने लिखा, मैंने उसे प्रश्नांकित किया कि आप सवाल ये कि आप ओबीसी विमर्श चलाएंगे और ओबीसी विमर्श में किसको आप शामिल करेंगे? मैथिली शरण गुप्त को शामिल करेंगे जाति के कारण, जो कि एक हिंदुत्ववादी थे। आप भारतेंद्र को शामिल करेंगे, हैं, जो कि बहुत सारा उनका लेखन मुस्लिम को कटघरे में रखने वाला है। तो हमने कहा जात के आधार पर नहीं, सरोकार के आधार पर है। प्रेमचंद का जो समूचा लेखन है, वो समूचा लेखन जो है एक जिसे कहा जाए कि बहुजन के पक्ष में लिखा हुआ लेखन है, तो प्रेमचंद को क्यों खारिज करेंगे? और आप संजीव को या शिवमूर्ति को ये पिछड़ी जाति के हैं इसलिए आप इनको ओबीसी लेखन में डाल देंगे, हमने कहा ये अपराध आप करेंगे। ये मुख्य धारा के लेखक है, ये ओबीसी लेखक नहीं है। आज आप ओबीसी की अवधारणा से आप चला रहे हो, ये एक स्थापित लेखक है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वो शोषक के पदानुक्रम में आ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो अब सवाल ये, मैंने इस सवाल को उठाए इसी तरह कि भाई कोई दलित उसमें पैदा हुआ है, दलित समुदाय में पैदा हुआ है, इसलिए वो दलित लेखन, उसको जो भी लिख रहा है वो दलित लेखन, मैं ये नहीं मानता। सवाल यह है कि उसके लेखन में अम्बेडकरवादी चिंताएं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का क्रिटिक है या नहीं है। तो अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का क्रिटिक जो है किसी गैर दलित लेखक के लेखन में है, तो वो भी एक जिसे कहा जाए कि अम्बेडकरवादी लेखक है। दलित नहीं है लेकिन अम्बेडकरवादी लेखक है। तो मैं इस धारणा को, जैसे अब धर्मवीर ने जो लिखा वो अम्बेडकर के चिंतन के विरुद्ध है, उनकी बहुत सी बातें ये करके। तो जाति निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकती, चाहे वो दलित का हो, चाहे ओबीसी का हो या किसी दूसरी जाति का हो। तब एक सवाल ये भी है कि जब आलोचक आलोचना कर रहा होता है तो केंद्र में समय रहता है या केवल आलोचना ही रहती है? समय रहता है, केवल आलोचना का सवाल ही नहीं। आलोचना कोई अमूर्त चीज़ थोड़ी है। आलोचना तो रचना से उपजती है, रचना की केंद्रिता होती है। रचना, या उसको ऐसे पूछूं, विचारधारा रहती है। देखिए, विचारधारा समाज सम्मत। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि दिक्कत क्या हुई। बहुत से मार्क्सवादी आलोचकों में उसमें दिक्कत ये हुई कि आप विचारधारा को पैमाना लेकर के आते हैं, उसके आधार पर चीज़ों को दाखिल खारिज करते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं विचारधारा को लेकर के रचना के पास नहीं जाता। मैं रचना के पास जो है, जो रचना के जो सरोकार हैं, उस रचना के सरोकारों को खोलता हूँ और उसका विश्लेषण करता हूँ। और जो समाज के बारे में मेरी एक सोच है, वो सोच कहीं कहीं, देखिए अब मेरी किताब भी सबाल्टर्न, अब सबाल्टर्न जो है मार्क्सवाद को से कुछ सवाल भी करती है, एक अलग वो है। तो मार्क्सवाद को अगर आप जो है थिर रूप में और एक जो है एक जिसे कहा जाए जकड़बंदी के रूप में मार्क्सवाद को मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी विचारधारा का बहुत भविष्य नहीं है। हमको लगता है दोनों को साथ आना होगा, जिसमें मार्क्स की कुछ चीजें और अम्बेडकर की कुछ चीजें साथ हैं, क्योंकि केवल वर्ण मुक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल वर्ग मुक्ति से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों से मुक्त होना होगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय समाज का यथार्थ यही है कि जो उच्च वर्ण का है वो उच्च वर्ग का भी है ज़्यादातर, अधिकतर, और जो निम्न वर्ग का है वो निम्न वर्ण का भी है अधिकतर, ऐसा
है। तो दोनों को मिलाकर सवाल यह है कि हालांकि एक सच्चाई ये भी है वीरेंद्र जी कि जातियों में भी कई उपजातियां हैं जो एक दूसरे का शोषण करती हैं। ओबीसी समाज में भी ये चीज है कि वो अपने से निचली जातियों का सर्वाधिक शोषण उनके द्वारा किया जाता है, और ये है आप पश्चिमी यूपी की पूरी बेल्ट में चले जाएं। बिल्कुल है। देखिए अंजुम जी, वर्ण से वर्ग तक की यात्रा तय करनी है। हाँ। प्रेमचंद ने वर्ण से वर्ग तक की यात्रा तय की थी। प्रेमचंद ने 1934 में लिखा था कि जो है वर्ण व्यवस्था को जड़मूल से उखाड़ फेंकना है। फिर उसी के बाद 1 वर्ष बाद महाजनी सभ्यता लिखा। तो ये दोनों का मेल था। और उसके बाद जो उनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र में जो बातें कही हैं वो वर्ण से वर्ग तक की ही यात्रा है। तो वर्ण से वर्ग तक की यात्रा को तय करने की आवश्यकता है। खाली वर्ण और जाति की जकड़बंदी में अगर हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है। फिर जो है अस्मिताएं अस्मितावाद में तब्दील हो जाएंगी। तो लेकिन अस्मिता जो है, प्रतिरोधी अस्मिता भी है, दमनकारी अस्मिता भी है। तो प्रतिरोधी अस्मिता जो है एक सकारात्मक मूल्य है, दमनकारी अस्मिता जो है नकारात्मक। लेकिन उसमें भी एक समस्या है, अगर आप केवल प्रतिक्रियात्मक होकर रह जाएंगे तब भी एक समस्या है। हाँ बिल्कुल है। वो सवाल प्रतिक्रियात्मक होने का नहीं है, सवाल सकारात्मक होने का है कि बहुत सी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। चूंकि आपने अस्मिता विमर्श की बात की, आप ही का एक सेंटेंस कोट कर रहा हूँ। आपने एक जगह कहा कि स्त्री विमर्श या स्त्री लेखन या स्त्री आलोचना की सीमाएं अब उजागर होने लगी हैं। हाँ, थोड़ा बताइए कैसे। नहीं, वो जो संदर्भ है वो संदर्भ है कि एक बहस चली थी, मेरे ख्याल उसी लेख का शायद हिस्सा है कि मर्दवाद की घेरेबंदी का था। तो या फिर वो एक दूसरा प्रकरण था महुआ माझी के उपन्यास को लेकर के था। तो एक स्त्री लेखिका ने, अब सवाल ये है कि देखिए महुआ माझी की घेराबंदी उनके अपने शहर के कुछ पुरुष लेखकों ने की थी। तो अच्छे लेखक भी करवाया था, हमारा नाम नहीं दिया, आदि। हाँ, तो वो शामिल थे उस प्रकरण में। एक लेखिका, एक महत्वपूर्ण बड़ी लेखिका महुआ माझी के साथ न खड़ी होकर के, जो महुआ माझी की घेरेबंदी कर रहे थे, जिन्होंने उनके उपन्यास को मैं बोरशल्ला कहा था कि नकल किया हुआ ही वो, उनके साथ खड़ी हो गई। ये संदर्भ उसका है कि भाई एक जो स्त्रीवाद या जो मुकम्मल जो नज़रिया होता है, जब मुकम्मल नज़रिया जब नहीं होगा तो फिर ये इस तरह की फिसलन होगी। तो मेरी चाहत जो है मुकम्मल नारीवाद और मुकम्मल स्त्री वैचारिकी की है। टुकड़े टुकड़े में स्त्री वैचारिकी की आपने एक कहानी लिख दी या एक कोई उपन्यास लिख दिया, 2 उपन्यास लिख दिए, लेकिन अगर आपका नज़रिया वो नहीं है तो फिर ये फिसलन भरा दौर है ये। तो मैंने उस फिसलन की तरफ इशारा किया है। लेकिन इसी हिंदी साहित्य के पूरे परंपरा में एक दौर हम लोगों ने ऐसा भी देखा है, मैंने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो वो दौर देखा है, जब अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ बैठा करते थे और मंच पर एक दूसरे को भले ही असहमत हो, लेकिन जब साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत हुआ करती थी। और लखनऊ उसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। किस तरह का माहौल लखनऊ में, साहित्यिक माहौल आपने अपने शुरुआती दिनों में देखा और बाद में कैसे वो बदलता चला गया और क्यों? देखिए, जब मैंने अपने शहर में लखनऊ में आंखें खोली तो हमने देखा वहाँ यशपाल थे, अमृतलाल नागर थे, भगवती चरण वर्मा थे। और इसमें वैचारिक रूप से भगवती चरण वर्मा दूसरे ध्रुव पर थे, यशपाल दूसरे ध्रुव पे थे, अमृतलाल नागर कहीं बीच में थे। लेकिन इनकी मैत्री अटूट और अटल थी कि मतलब अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा तो रोज़ ही मिलते ही नहीं थे, बल्कि लखनऊ में पैदल घूमते थे, काफ़ी हाउस में बैठते थे, यशपाल जी भी बैठते थे। तो वो वैचारिक असहमतियों के बावजूद जो है ये मित्रताएं बरकरार रहीं। बाद के दौर में भी देखिए ऐसा रहा कि शिलाल शुक्ल और लखनऊ के ही गोपाल उपाध्याय लेखक थे, कृष्णायन कक्कड़ थे और मुद्रा राक्षस जी थे। तो ये सारे जो थे, कोन नारायण जी थे, कोन नारायण जी भी वैचारिक रूप से एक मानवतावादी थे, मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत ही एक जिसे कहा जाए कि
एक रचनाकार के रूप में उत्कृष्ट रचनाकार भी थे और संवाद धर्मी थे। बहुत बार हम लोग उनके घर पर बैठते थे, मिलते थे, संवाद करते थे। वो संवाद की परंपरा उनके साथ थी। और मुद्रा जी वैचारिक रूप से हम लोगों के साथ थे, लेकिन उनके साथ असहमतियाँ हुई, बहुत तीव्र असहमतियाँ। प्रेमचंद को लेकर के ही असहमतियाँ हुई। लेकिन देखिए, अभी जो आपने बात छेड़ी है तो बात मैं ये कह दूँ, मैंने मुद्रा जी पर एक उनको बहुत ही ध्वंसकारी लेख लिखा। मुद्रा जी की जो वैचारिकी है प्रेमचंद को लेकर के, उसको ध्वस्त करते हुए लेख लिखा। फिर एक अवसर ऐसा आया कि मुद्रा जी की 75वीं वर्षगांठ पर एक पत्रिका प्रकाशित होने वाली थी। उस पत्रिका के संपादक मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई आप कोई नया लेख लिख दीजिए। तो हमने कहा नया लेख तो नहीं लिख पाऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई पहले के लेख तो मैंने कुछ मुद्रा जी के एक उपन्यास शांति भंग की आलोचना लिखी थी। हमने कहा इसको ले जाइए, इसको आप छाप दीजिए। तो वो मैंने दे दिया। लेकिन जब वो छप करके आया तो उसमें जो मैंने दिया था वो तो था ही, उसके अलावा जो ध्वस्तकारी लेख था मुद्रा जी पर, वह भी उसमें प्रकाशित था। मैंने उस संपादक से पूछा कि भाई ये क्या किया, ये बहुत बड़ा अन्याय है कि एक लेखक की 75वीं जयंती पर ये छप रहा है, आपने छापा, आपने मुझसे अनुमति भी नहीं ली। तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे अनुमति लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुद्रा जी की शर्त थी अगर ये लेख इसमें शामिल नहीं होगा तो ये पत्रिका नहीं छपेगी। वाह। अब देखिए, अब ये नहीं हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता अंजुम जी, अब ये नहीं हो सकता। ये थे। और देखिए श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी, इतना प्रतिष्ठित उपन्यास है, सेलिब्रेटेड उपन्यास, और जिसको ये आलोचक उसको पंचबैग की तरह अपनी क्षमताएं उसे वो करते थे। हमने तो बहुत बाद में लिखा उसके ऊपर, और उसको प्रश्नांकित करते हुए, उस सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए मैंने ये लिखा। और श्रीलाल जी, हम लोग एक ही कॉलोनी में आसपास रहते थे। श्रीलाल जी अक्सर रोज़ टहलते हुए मेरे घर पे आ जाते थे। तभी मैंने वो लेख लिखा और तद्भव में अखिलेश जी ने उस लेख को छापा, हम सब लोगों के मैत्रीपूर्ण। और श्रीलाल जी ने उसको पढ़ा है। जाहिर है कि बहुत से सवाल उठाए गए, तो कुछ सवाल तो उनको चुभे हो सर, लेकिन हम लोगों के उस जो उनका जो स्नेह था मेरे प्रति, उसमें कमी नहीं आई, बल्कि और बढ़ गया। और बढ़ गया। तो एक संवाद देखिए, एक जो अगर लेखक ये समझता है कि इसके पीछे कोई दुरभिसंध नहीं है, कोई वैमनस्य का नजरिया नहीं है, आकलन है इस व्यक्ति का, तो श्रीलाल जी ने भी इसका सम्मान किया। ठीक। तो और भी उदाहरण मैं दे दूं। देखिए, बात लंबी ना हो इसलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। डॉक्टर नामवर सिंह, जो किताब आपके हाथ में है, इसमें एक लेख है जिसमें नामवर जी ने जो आरक्षण का विरोध किया था, उस पर वो मैंने विरोध किया था। नामवर जी के लिए कठिनाई, दिक्कत पैदा हुई। नामवर जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा अखबार में ये और वो। फिर नामवर जी से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में, तो बड़े प्रेम से मिले, साथ में खाना खाया, और फिर उसको प्रसंग को लेकर के भी उन्होंने बात की। उन नामवर सिंह ने जब आधुनिक हिंदी उपन्यास पुस्तक का जो दूसरा खंड संपादन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रकाशक से कहा कि इसकी भूमिका वीरेंद्र यादव से लिखवानी है। वाह। आप ये देखिए, उन नामवर सिंह ने मुझसे भूमिका लिखवाई, और उस भूमिका के पहले जो 2 शब्द थे उसमें मेरी बहुत प्रशंसात्मक टिप्पणी के साथ लिखा। तो कौन अधिक जनतांत्रिक रहा, नामवर सिंह या राजेंद्र यादव? राजेंद्र यादव अधिक जनतांत्रिक थे। राजेंद्र यादव पूरी तरह जनतांत्रिक थे। और जब दोनों, क्या ये इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि हाशिए की आवाज़ को अधिक उन्होंने उठाया? नहीं, महज हाशिए की आवाज़ की बात नहीं। देखिए, उन्होंने आवाज़ उठाया, अपने मंच पर जिस तरह जनतांत्रिकता का निर्माण किया, और उनके कार्यालय में जाकर के एक नया से नया जो है लेखक जो है, जिस तरह से सिगरेट फूंकता हुआ, उनसे मैं एकदम व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूं, उनसे बहस कर सकता कौन अधिक जनतांत्रिक रहा? एकदम व्यक्तिगत, आप काम किनारे कर दीजिए, अब बताइए। मैं समझता हूं कि अगर तुलना ही करनी है तो राजेंद्र यादव जो है पूरी तरह जनतांत्रिक थे। उन जैसा जनतांत्रिक व्यक्तित्व दूसरा कोई इस दौर में मुझे नहीं लगा। पूरी तरह जनतांत्रिक थे। और तो ये तो एक स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब अपने संपादकीय लेखन में भी, अपनी पत्रिका में भी। और लखनऊ में अभी जितने लेखक हैं, किन से आपके संबंध ज़्यादा बेहतर हैं? नहीं, लखनऊ में तो देखिए हम लोगों से नरेश सक्सेना जी वरिष्ठ कवि हैं। हालांकि नरेश जी के साथ विवाद पिछले दिनों हो गया। एक नरेश जी के साथ हमारा अभी नहीं, मतलब पुराना ही लगातार ही चल रहा है। अभी भी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हुआ, वो तो जो अभी हुआ जो करके, वो चीज़ें देखिए चलती रहती हैं। और एक समझदारी ये रहनी चाहिए
कि भाई एक वैचारिकता के साथ मैं हूँ, एक विचार के साथ हूँ, एक संगठन के साथ हूँ, तो मैं उस तरह उसकी बात कह रहा हूँ। कोई व्यक्तिगत कोई निंदा की बात नहीं है, व्यक्तिगत द्वेष की बात नहीं है। तो अगर ये समझदारी है तो संबंध बने रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि लेखक संगठन को लेकर एक साथ उस दौर, अभी जब पिछले दिनों ये विवाद हुआ, एक साथ कई जगह से खबर आने लगी, यहाँ से इस्तीफा, यहाँ से इस्तीफा, इन्होंने छोड़ दिया। अचानक से क्या बहुत दिनों का दबाव था, वो अचानक से बाहर निकला या क्या था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये बहुत ज़्यादा ऐसे इस्तीफे भी नहीं हुए। कुछ घटनाएं हुई, असगर व्याहत साहब ने इस्तीफा दिया, उसके कारण बहुत साफ थे, हाँ, यहाँ उसकी जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नरेश जी का तो एक कारण, संगठन कारण थे। संगठन ने एक जो है एक प्रस्ताव पारित किया था, उस प्रस्ताव को न मानते हुए नरेश जी एक कार्यक्रम में गए। संगठन तो हाँ, उस कार्यक्रम में गए, नरेश जी को ये सलाह दी गई कि भाई या तो आप संगठन के प्रस्ताव को मानिए और आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नरेश जी ने तय किया कि नहीं, मैं जाऊँगा, और अगर इतना ही जरूरी तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो इस्तीफों की कोई भरमार की बात नहीं है, ये एक वैचारिक मुद्दा। बाद में नरेश जी ने खेद भी प्रकट किया, वहाँ गए, खेद प्रकट किया। आज संगठन में है नरेश जी, तो संगठनों में इस तरह की बातें हुआ करती हैं। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत इस्तीफे दिए गए, कौन से बहुत से, कोई बहुत इस्तीफे नहीं दिए गए। वो सोशल मीडिया तो ऐसा है कि वो एक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, बहसों को करता है। बहुत इस्तीफे नहीं दिए, लेकिन ये सच है, इस्तीफे दिए जाएं या न दिए जाएं, उस लेखक संगठन का जो एक प्रतिज्ञा है, उस संगठन के जो मूल्य है, उस संगठन की जो वैचारिकता है, वो अक्षुण्ण है या नहीं है। आप संगठन बने रहे, ये पर्याप्त नहीं है। आप संगठन में बने हैं, उस संगठन के मूल्यों के साथ बने रहिए, तो बात है। ठीक है। अभी के समय में जितना लिखा जा रहा है, जिस तरह से लिखा जा रहा है, क्या सोचते हैं उस बारे में? संतोष होता है या असंतोष होता है? देखिए, जितना जो कुछ लिखा जाना चाहिए, जितना जो कुछ का मेरा मतलब ये है कि आज के समय समाज की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को का मुकाबला करते हुए, उन चुनौतियों के बरक्स जिस तरह का लेखन किया जाए, असरकारी लेखन, प्रभावी लेखन जो किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कम हो रहा है। हिंदी में बहुत कम हो रहा है, लेकिन दूसरी भाषाओं में हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर जो है पेरुमल मुरुगन के उपन्यास पर को लेकर के इतना आक्रोश होता है कि पूरा शहर बंद कर दिया जाता है, उनके उपन्यास की पत्तियां जलाई जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनके उपन्यास को लेकर के जाया जाता है, और इस सब से उद्वेलित होकर के मुरुगन कहते हैं कि भाई मेरा लेखक मर गया है। तो एक ये स्थितियां, तो उनका लेखन कहीं प्रभावित था। या मलयाली का लेखक एस हरीश, उनका उपन्यास जो है मलयाली अखबार में धारावाहिक रूप से छप रहा था, उसका छपना रोक दिया गया। या जो हत्याएं हुई हैं, कलबुर्गी की, गौरी लंकेश की, दाभोलकर की, ये जो हत्याएं हुई हैं वैचारिक कारणों से, इनके लेखन के कारण, कोई जगह जमीन का तो झगड़ा था नहीं, वैचारिक लेखन के कारण जो है ये। तो दूसरी, या अभी गुजरात की एक लेखिका थी, उसके कविता कितनी उसकी वायरल हो गई। तो अब मैं सवाल इस बात को बार बार करता हूँ कि हिंदी का लेखक क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहा है, हिंदी का लेखन क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारी एक चिंता का विषय होना चाहिए कि दूसरी भाषाओं में, मलयाली में या कांचा इलैया की घेराबंदी हुई, लेखन के ही तो कारण हुई, वैचारिक लेखन है। जबकि हिंदी पट्टी में इतने राज्य हैं, बड़ी भाषा है, इतने राज्य हैं, इतनी बड़ी संख्या में लेखक हैं, है। तो लेकिन अब इसका एक दूसरी बात भी है, ये भी कह देनी चाहिए कि भाई आखिरी कलाम जैसा उपन्यास लिखा दूधनाथ सिंह जी ने, ब्राह्मणवाद का क्रिटिक है, रामचरितमानस का क्रिटिक है, तुलसी का क्रिटिक है, इन सब चीज़ों का बहुत ही एक मारक क्रिटिक है, भेदक, बड़ा धारदार है। उसके बावजूद जो है, अगर उस उपन्यास की नोटिस नहीं ली गई, तो एक दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि जो लोग उन प्रदेशों में नोटिस ले रहे हैं, तो वहाँ पर एक बात तो ये कि हमारा लेखन उतना रूटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो आंदोलित हैं जो लोग, उन आंदोलित होने वाले लोगों की पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं है, वो आखिरी कलाम से परिचित ही नहीं है कि आखिरी कलाम कौन सा। यानी सनातन को लेकर के यहाँ बहस कर लेंगे, तमिलनाडु से जो बहस हुई है सनातन की, उसका संदर्भ दूसरा था, उस सनातन को लेकर के यहाँ बहस हो जाएगी। कोई राजनेता जो है रामचरितमानस में कुछ बोल देगा, उसको लेकर के हंगामा हो जाएगा। यानी गैप है, हाँ, एक गैप है, एक गैप है।
तो अब एक सवाल यह है कि जो आज की जो राजनीति है, जो एक हड़बोंग वाली जो राजनीति है, दूसरे पक्ष की जो हड़बोंग वाली राजनीति है, वो राजनीति भी जो है उसमें गहराई नहीं है, पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं है। वरना जो अगर इस तरह की चीज़ें, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा कि कम लिखी जा रही हैं, लेकिन जो लिखी जा रही हैं उनका भी नोटिस नहीं है। उनका भी नोटिस नहीं है, ठीक है। जिस तरह के विचार आपके हैं और जिस विचारधारा से आप आते हैं, है ना, मार्क्स से होते हुए, अम्बेडकराइट होते हुए, जिस तरह से आते हैं, घर पर कभी इस तरह का कोई टसल होता है क्या बच्चों के साथ, या घर में किस तरह का माहौल रहता है आपके? क्या ये विचार वहाँ भी, थोपना शब्द तो ठीक नहीं होगा, क्या वहाँ भी ले जाए जाने की कोशिश आपकी रहती है? देखिए, मैं ये सुखद स्थिति मेरे साथ रही है कि बचपन से लेकर के, बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन से लेकर के मेरे घर का वातावरण न कभी हिंदुत्ववादी रहा है, न कभी सांप्रदायिक रहा है कोई है बिल्कुल नहीं रहा। और मेरे पिता अगर विचार ही जानना चाहे, सरकारी नौकरी में थे, रेलवे में थे। हाँ, रेलवे, लेकिन उनको अगर विचार के रूप में जाना जाए तो उनको नेहरू के नज़दीक थे, कांग्रेस के नज़दीक थे, नेहरू की सभाओं में जाते थे, मुझको उंगली पकड़ के ले जाते थे, मैं जाता था। 4-5 सभाएं नेहरू जी की मैंने अटेंड की है। तो घर से वो वातावरण मिला। बाद के दौर में आज का जो हमारा घर है, संयोग की बात के इतना जो ये हंगामा है, इन सब से मेरे घर में इसका प्रभाव नहीं है। बेटे बेटी पे, और कहना नहीं चाहिए, अंतर्जातीय विवाह हुए हैं, और ये करके मेरे परिवार में अंतर्धार्मिक भी विवाह हुआ। अच्छा। तो हाँ, मेरी भतीजी के विवाह मुस्लिम से हुआ। तो अब हमारे जो घर का जो वातावरण है, ये संयोग की बात है, और ये सुखद संयोग है कि हमें घर से कोई चुनौती किसी तरह की इस तरह की नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर है, ये अभी मैं जब बात ईमानदारी से कर रहा हूँ तो ईमानदारी से मैं कहूँगा कि जैसे मेरी पत्नी हैं, जो एक मैं नास्तिक हूँ, वो नास्तिक नहीं है, उनकी धार्मिक आस्था है, तो बस इतना ही, इसके अलावा नहीं। पॉलिटिकल बहसें होती हैं घर में? हाँ, खूब होती हैं भाइयों के बीच में, और ये करके। और बेटा अब तो यहाँ रहता है, बेटे की भी बहुत प्रगतिशील, और उसका बेचारा कल जो घटना हुई बहुत चिंतित है, सारे लोग ये करके बहसें होती हैं। और बहसों में हम लोग विपरीत ध्रुव पर नहीं खड़े, लेकिन आज की जो स्थितियाँ हैं, घर घर में बंटवारा हो रहा है, टूट हो रही है, वो सारी चीज़ें संयोग की बात है। मैं इसको संयोग मानूंगा कि मैं इससे बचा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बचे रहें, इससे अच्छा क्या होगा। सबसे बड़ा आलोचक किसे मानते हैं हिंदी में? अब देखिए, ऐसा है, आलोचना की परंपरा होती है किसी एक, फिर भी क्योंकि आपने कईयों को खारिज किया, कईयों से असहमति है, इसलिए फिर भी पूछ रहा हूँ कि चूंकि आपका काम ही कथा आलोचना पर है। हाँ, तो देखिए, युग्म बनते हैं, तो किसी एक कुल का ये करके कि ये सबसे ऊंचे भी आपको लगता हो? नहीं, तो असहमतियाँ, सवाल ये है कि अब मैंने पहले ही कहा कि भाई रामविलास शर्मा जी से मैं प्रभावित रहा हूँ, और लेकिन उनकी बहुत सी चीज़ों से मेरी असहमतियाँ हैं। आज असहमतियाँ ज़्यादा हैं, सहमतियाँ कम हैं, लेकिन हम उनको खारिज नहीं कर सकते। तब भी कोई लगता होगा कि ये बड़ा समावेशी किस्म का आलोचक है और ये ज़्यादा बेहतर है बाकी सबसे। देखिए, किसी एक का नाम लेना, तो एक मैं नाम किसी एक का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह हैं भाई, जो उस दौर में उन्होंने लिखा, तो उनका जो अध्ययन है, वो अध्ययन जिस तरह से उनके लेखन में आया है, या उनके बहुत से वक्तृताओं में आया है, तो वो निश्चित रूप से एक प्रभावित करने वाला है। और लेकिन और बहुत से जो ऐसे आलोचक हैं, वो कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी, हम उनको प्रशंसा भी करते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की आलोचना भी करते हैं। विजय मोहन सिंह की कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं हमें, विजय मोहन सिंह से हम टकराते भी हैं, ये करके। तो टकराहट और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। किसे बड़ा उपन्यासकार मानते हैं? देखिए, ये तो बड़ा उपन्यासकार तो आज भी मैं प्रेमचंद को मानूंगा, भले ही लोग सहमत हों असहमत हों। बड़ा इन्वर्टेड कामाज में कारण होते हैं बड़े होने के, हैं। तो प्रेमचंद अपने समय के बड़े उपन्यासकार थे, और अगर कालजयी नाम की कोई चीज़ होती है तो कालजयी लेखक थे, और उनका गोदान तो कालजयी लेखन है, ये मैं मानता हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द, मतलब जितनी भी असहमतियाँ हैं उसके बावजूद। कवियों पर तो बात करूंगा नहीं, आपने कहा वो आपका एरिया ही नहीं है। क्या जीवन का सबसे बड़ा सुख रहा आपके?
जीवन का सबसे बड़ा सुख रहा कि लेखन में जो जैसा मैंने चाहा वो लिखा, और प्रकाशन की मतलब कभी भी ये दिक्कत नहीं आई कि ये चीज़ हमारी नहीं प्रकाशित हुई। वो चाहे पुस्तक हो चाहे लेख हो। कई बार ऐसा हुआ कि लिखा बाद में और मांग पहले है, किस्तों में भी पत्रिकाओं में देना पड़ा कि भाई ये। तो सबसे बड़ा सुख है कि मैंने मनचाहा लेखन किया, मनचाहा ये करके कि किसी एक पत्रिका ने अगर हमें ये छूट दी कि भाई आप एक स्तंभ लिखिए हमारे यहाँ महीने में 1 बार या 2 बार, जो चाहा मैंने लिखा और संपादक ने कभी उस पर नहीं दी। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सुख है कि अपनी शर्तों क्या मतलब अपने विचार के अनुकूल लेखन किया और कभी भी प्रतिबंध नहीं महसूस किया। मलाल या दुख? मलाल या दुख इस बात का है कि मुझे जितना काम करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। बहुत आलसी व्यक्ति हूँ। बहुत दबाव होने पर, चाहे आंतरिक दबाव हो या बाहरी दबाव हो, दबाव होने पर लिखना। और उसका कारण यही है कि मेरी रुचियाँ जो हैं वैविध्यपूर्ण हैं। इतने अखबार पढ़ता हूँ, इतने पत्रिकाएं, इतना ये दुनिया भर का ये चीज़ें हैं। इस कारण मुझे जितना काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। ठीक, अंतिम सवाल जो मैं सबसे करता ही हूँ, कोई ऐसा काम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद पर मैं एक मुकम्मल पुस्तक लिखूँ। और मेरी ये चाहत है, खाली इसलिए नहीं कि मेरी अपनी पुस्तक आ जाए, मेरी अपना ये सोच है कि प्रेमचंद पर मुकम्मल लेखन वांछित है, उसे किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ मुझे काम करना चाहिए। अगर मैं कर सकूँ तो अच्छा होगा। हालांकि काम किया है और लोगों ने, लेकिन आपकी ओर से आना बाकी है, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। इसी तरीके से जो प्रेमचंद पर एक मुकम्मल पुस्तक आप लाना चाहते हैं वो जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से दिल्ली आना हुआ केवल इसी काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी लंबी बातचीत की। उम्मीद करता हूँ कुछ पक्ष जो छूट गए हैं वो कभी और उन पर बातचीत। धन्यवाद अंजुम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा।